चीज को भूल जाइए कि 9 बजे जो क्लास था उस वीडियो को हम डिलीट कर दिए क्योंकि बहुत से लोगों के पास नहीं था। अब स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सिंधु सभ्यता के बारे में बताए थे, कुछ हद तक आपको जानकारी बताए थे सिंधु सभ्यता का। सिंधु सभ्यता की जानकारी सबसे पहले मैसेज किसने दिया था बताइए? जानकारी यानी मैसेज किसने दिया सबसे पहले? जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे, अब टाइम नहीं। सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? मैसन ने दिया था, चार्ल्स मैसन ने दिया था। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दरोगा की जानकारी दरोगा कर रहे हैं भाई, सिंधु सभ्यता दरोगा बैच वाला पूछ रहा है सर। चार्ल्स मैसन ने, ठीक, चार्ल्स मैसन ने दिया था। इसका सबसे पश्चिमी जगह था सुतका गेंडोर, उत्तरी बिंदु था मांडा, पूर्वी बिंदु था आलमगीरपुर, दक्षिणी बिंदु था आपका, दक्षिणी बिंदु था दामाबाद। सब मतलब ऐड, यही था ना। नदियों के बारे में बताएं, ट्रिक बताए थे नदियों के बारे में। पीडीएफ आप लोग का आधा जो ब्लैक हो गया, तो जो ब्लैक हो गया उसको छोड़ दीजिए, वहां से हम दूसरा पीडीएफ दे देंगे। आपका मन होगा तो एक ही बार करेंगे या तो इसको करा लेंगे। ब्लैक हो गया तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, अभी तो वहां तक पहुंचे भी नहीं, जब वहां तक पहुंचेंगे तो व्हाइट हो जाएगा, समझ में गया? पर आप पीडीएफ स्पेशल पीडीएफ है, वहां पहुंचेंगे तो अपने से व्हाइट हो जाएगा। आगे बढ़े। डच है पर भारत में नहीं। डच से क्या हो जाएगा? दास्क नदी, दास्क नदी, ये चिनाब नदी, ये हिंडन नदी और ये प्रवरा नदी। प्रवरा नहीं रहेगा तो गोदावरी नदी, प्रवरा नहीं रहेगा तब कौन सा होगा? गोदावरी नदी। प्रवरा यदि नहीं रहेगा तो जाके होगा गोदावरी नदी। किसी को कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ तक में? आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ तक समझा दिए थे। सिंधु सभ्यता का पहला स्थल कहाँ से मिला था? हड़प्पा से मिला था। फर्स्ट स्थल कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। हड़प्पा, हड़प्पा से मिला था। इसकी खुदाई कब हुई थी भैया? 1921 में। किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था, साहनी ने किया था। ये किस नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे। कहाँ पर थी? पाकिस्तान में। कौन सा जिला? माउंट गोमरी जिला, माउंट गोमरी जिला। यहाँ तक में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था, ये तो बेसिक चीज है। हड़प्पा से रिलेटेड में ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। रीजन के हड़प्पा में खुदाई पहले हुई थी, ठीक है? हड़प्पा में खुदाई कब से हुई थी? पहले हुई थी। इस वजह से आपको इसके बारे में सारी चीजें पता होनी चाहिए। बाकी सब में थोड़ा सा डेट इधर भी उधर हो जाएगा, नहीं भी पूछता है उसमें। रीजन के ये फर्स्ट था कि ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, हम आपको बताए थे। ये पूजा के लिए या श्रमिक के लिए या उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, किस लिए फेमस था बताइए? फटाफट आंसर दीजिए। आंसर आंसर पूजा स्थल गलत, पूजा स्थल गलत। अन्नागार, हाँ, लेबर के लिए। वेरी गुड, सौरभ कुमार। सौरभ कुमार कह रहे हैं सर इसके श्रमिक के लिए हम बोल देंगे तो सही हो जाए। एक नंबर था भैया। इसमें सबसे पहले हमें क्या मिला था भैया? आपका श्रमिक आवास, श्रमिक आवास। इसमें श्रमिक लोग के रहने के लिए कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, श्रमिक के रहने के लिए आवास यानी लेबर रूम मिला था, श्रमिक आवास। खाने के लिए अन्न था, अन्नागार था यहाँ पर। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं था, अन्नागार था। और किसकी मूर्ति थी? मातृ देवी की मूर्ति, मातृ देवी की मूर्ति थी। इसके अलावा और भी क्या था यहाँ? मातृ देवी की मूर्ति के अलावा अगर आप देखेंगे तो ये हो गया मातृ देवी की मूर्ति और लकड़ी की ओखली, लकड़ी की ओखली, ओखली। और क्या चीज था? लकड़ी की ओखली, ओखली में पूछ दीजिए। और किसमें भर दीजिए? ताबूत में भर दीजिए। क्या था? ताबूत, ताबूत। या मरने के बाद इसमें ताबूत। कब्रिस्तान था, कौन सा? कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान का नाम क्या था? RH-37। देखिए ये अभी का ना R है ना H है, इसका मतलब उस समय कुछ और था। 37 का भी मतलब कुछ और था। ये इत्तेफाक से जो अभी की लिपि के हिसाब से मैच कर गया है, RH-37। हम आपसे जानवर भी पूछते हैं, कौन कौन जानवर मिले थे? हाथी की खोपड़ी मिली थी और एक सींग वाला जानवर मिला था, एक सींग वाला जानवर था, एक सींग वाला जानवर था। यहाँ तक बता दिया था, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। हाथी का कंकाल, खोपड़ी की, हाथी की खोपड़ी का कंकाल मिला था, बताया था ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते भैया। दूसरे नंबर पर मोहनजोदड़ो, दूसरा मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। देखो भैया मोहनजोदड़ो की खुदाई ठीक अगले वर्ष हो गई 1922। हालांकि अगर आप इसको डेट नहीं याद रखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बट संभावना कम है क्योंकि हमेशा पहला वाला पूछता है। इसको साहनी ने किया था, इनको किसने किया था? राखल दास बनर्जी, राखल, राखल दास बनर्जी। बनर्जी किस राज्य के टाइटल वाले लोग लगाते हैं? बनर्जी ज्यादातर बंगाल के लोग लगाते हैं, समझे? बंगाल के लोग बनर्जी, चटर्जी, टैगोर, ये लोग टाइटल, चट्टोपाध्याय, ये सब ज्यादातर बंगाली टाइटल है। राखल दास बनर्जी ने लगाया था। किस नदी के किनारे भैया? सिंधु नदी के किनारे था। कौन सा जिला? लरकाना जिला, लरकाना जिला, लरकाना जिला। ये माउंट गोमरी जिला, दोनों कहां पर है भैया? पाकिस्तान में, दोनों पाकिस्तान में। कितने लोग हमको ये बता सकते हैं? आप में से बताइए कितने लोग ऐसे बता सकते हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसकी एक मूवी भी बनी है, मूवी भी बनी है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? सिंधु नदी है, ठीक है, वेरी गुड। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, वेरी गुड, मृतकों का टीला। अब आप बताएंगे लोग, इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों टीला। बहुत ज्यादा लाश मिला है, मृतकों का टीला, सबसे ज्यादा लाश यहीं से मिला है। अब आप बताएंगे, अब यहाँ कंफ्यूजन में आप हो जाएंगे कि कब्रिस्तान, क्वेश्चन आएगा कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो आप हड़प्पा लगाएंगे या मोहनजोदड़ो लगाएंगे, क्योंकि यहाँ मृतकों का टीला यहाँ से मिला है, मृतकों का टीला, ठीक है? अब आप बताइए, कंफ्यूजन में आप फंस गए। मृतकों का टीला कहाँ मिला है? मृतकों का टीला कहाँ से मिला? हड़प्पा, सॉरी मतलब कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। देखिए मोहनजोदड़ो जो था वो कब्रिस्तान नहीं था, ध्यान से देखिए। अगर गलती से अगर आपने ये मार दिया कि कब्रिस्तान जो मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है तो गलत हो जाएगा। रीजन क्या है गलत होने का? कि मोहनजोदड़ो से लाश का ढेर मिला है, यानी हड्डियों के कंकाल मिले हैं, न कि इस बात का प्रमाण मिला है, नहीं कि वहां पे दफनाने का प्रमाण है। दफनाने में और लाश के टीला में अंतर क्या है? जब आप किसी व्यक्ति को दफनाइएगा तो उसकी हड्डियां सही सलामत मिलेगी। सही सलामत का मतलब भले टेढ़ा हो जाएगा वहां, लेकिन सारा अंग वहीं रहेगा, हाथ भी रहेगा, पैर भी रहेगा, वो सब रहेगा। थोड़ा कंकाल देखिए मोहनजोदड़ो वाला, तो देखिए जो कंकाल होते हैं हड़प्पा से वो सही सलामत कंकाल मिले थे, लेकिन मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिला था उसका सही सलामत नहीं था। देखिए अंज भंज था उसका। ये कंकाल जो दिख रहा है इसका एगो हाथ में नहीं है, ये कंकाल उधर तक उधर उधर दिख रहा है, ये इसका एक हाथ है और दूसरा हाथ नहीं है। तो भैया मरने के टाइम या तो इसका एक्सीडेंट हुआ होगा तभी इसका एगो हाथ नहीं है, या तो फिर ये युद्ध में मराया होगा। क्या हाल था जी तुम्हारा? कहाँ मराए थे? तुमको कुछ आइडिया है? इसको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये मोहनजोदड़ो वाला इसका कोई आइडिया नहीं है, इसका एक हाथ नहीं है। तो मोहनजोदड़ो से जितनी भी लाशें मिली हैं, जितने भी मृतक मिले हैं, वो दिखा सही से उधर, उधर स्टूडेंट उधर है तो हमको कौन चीज देख रहा है? हम
है उसका कोई भी लाश, जितना भी लाश है वो कोई भी सही सलामत अवस्था में नहीं है। सारा का सारा जो लाश है वो अंध-भंध, किसी का कमर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है। जैसे मान के चलिए देखिए, इसका खाली जांघ है, इसका पैर थोड़ा दिख रहा है, इसका पैर कहाँ गया? वहां होगा, लाइए जोड़ के दिखाते हैं इन लोग को। भूत है नहीं बाबू, लड़का सबके पास भूत नहीं आता है, क्योंकि दोबारा वो खुद ही भूत है, सोच रहा हूँ। हाँ, वो उसका हाथ है। हाँ, हाथ लाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसका एक हाथ कहीं और फेंकाया है, तो इसका हम हाथ जोड़ देते हैं। तो ये सब जितने साक्ष्य मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भैया मोहनजोदड़ो के जो लाश है वो कहीं ना कहीं मार काट हुआ था, यानी मोहनजोदड़ो के लाश अस्त व्यस्त है। इस वजह से इतिहासकारों ने आइडिया लगाया कि यहाँ पर विदेशी आक्रमण हुआ था। तो सिंधु सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो जगह था वो विदेशी आक्रमण का था। कई लाश है सर जी, यहाँ पे दो का पंजा आ गया। देखिए भाई, यहाँ पे इसका पैर लगा देते हैं, यहाँ देखिए पैर हो गया इसका, एक और पैर लगे, तो इसका 4 पैर कहाँ से आ गया? वो कोई दूसरे लाश का है भाई। देखिए, इसका हम सब कुछ लगा दिए। देखिए बैठा है ना ये लाश, देखिए बैठा है। ये जो हम हाथ इसका गर्दन पकड़े हुए हैं, एक और से हम इसका वो पकड़े हुए हैं जांघ, फिर भी दिख रहा है एक्स्ट्रा लाश। देखिए वो एक्स्ट्रा कहाँ से आ गया? देखिए अभी पूरी तरह से बॉडी इसका सही है, वो भी देखिए जो एक्स्ट्रा आप हाथ पर है इसका, कंकाल का एक्स्ट्रा है इसका, ऐसे ही लाश में मिला है, खाली पैर मिला, मतलब इसका दहिया कहाँ गया? युद्ध में मराया होगा, कहीं सीटा गया होगा, समझ गए कि नहीं? रख दीजिए, बहुत भारी है जिंदा में तो और भयानक भारी होगा, हाथ चढ़ गया, कंकाल इतना भारी। चलिए, अब इस चीज को तो समझ में आ गया कि वहां पे लाशें अस्त व्यस्त थी सब। इस वजह से ये कह सकते हैं कि वो कोई कब्रिस्तान नहीं था, क्योंकि कब्रिस्तान या शमशान घाट में किसी को भी बड़ा इज्जत से दफनाया जाता है, मतलब उसके साथ हर एक रीति रिवाजें होती हैं। ऐसा नहीं कि पैर है तो पैर दफना दो, ये दफना दो, तो सारे लाश अस्त व्यस्त मिले, इस वजह से ऐसा दिखा गया। तो हम ये पूछते हैं, इसका मतलब आपका ये कह सकते हैं कि हड़प्पा के जो लोग थे, मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता था वो दफना के करते थे, जबकि मोहनजोदड़ो के लोग अपने पूर्वजों को दफनाते नहीं थे, बल्कि वो आज के हिंदू धर्म के अनुसार वो लोग क्या करते थे? जला देते थे। तो एक ही सभ्यता थी, उसके एक हिस्से में आप देखेंगे दफनाने की परंपरा है, जिस वजह से वहां पे कब्रिस्तान मिले हैं। हम कैसे कह रहे हैं? कब्रिस्तान की जितने भी लाश मिले हैं बेहतरीन ढंग से लेटाए गए हैं, एक सीक्वेंस में मिले हैं। अब इन्हें एक के ऊपर एक साज दिया है, यहाँ तो एक के ऊपर एक साज दिया, वो सही सलामत नहीं है, इसलिए ये युद्ध का प्रतीक है। ये क्या है? युद्ध का प्रतीक है। मेरे तो कहा हो गया ना, देखो ये करा रवि कुमार वीडियो नॉट प्लेइंग। अरे यार वीडियो नॉट प्लेइंग मतलब रवि कुमार आपको दिक्कत है, यहाँ सब आदमी कंकाल उंकाल देख के डर रहा है, तो करा वीडियो नॉट प्लेइंग। वीडियो प्लेइंग हो रहा है आप लोग के लिए। हम अब यहाँ पे हमेशा रख दीजिएगा एक मोबाइल यहाँ पे। देखो भैया, आप लोग को समस्या ना हो इसलिए सब कुछ होने के बाद यहाँ पर एक मोबाइल हमेशा रखा रहेगा, आवाज को साउंड को म्यूट करके, जिसमें हम जब भी मतलब क्या क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं वो सब इसमें दिखता रहेगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, एक मोबाइल लेना पड़ेगा इस पर रखने के लिए, ताकि हमको कंफर्म रहे। बहुत सही सिस्टम है वो। चलिए वो याद देखिए, अब इसमें याद कैसे रखना है, क्या क्या चीजें यहाँ से मिली हैं? तो इससे मिलने वाली चीजें ज्यादातर पूजा स्थल से। याद करने का ट्रिक समझिए, यहाँ पर पूजा से सामग्री चीज मिले। पंडित जी पूजा करेंगे यहाँ पर, तो भैया पंडित जी जो पूजा करेंगे तो इसमें क्या मिला है? पुरोहित आवास। वहां किसका आवास मिला था? श्रमिक आवास। यहाँ कौन सा आवास? पुरोहित आवास। कौन सा आवास? पुरोहित आवास। पुरोहित आवास याद रहेगा, पुरोहित आवास। पुरोहित मतलब पूजा पाठ कराने वाले लोग, पुरोहित आवास मिला था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पुरोहित आवास के अलावा यहाँ पे एक स्नानागार मिला है, नहाने वाला स्नानागार यानी स्विमिंग पूल मिला, और ये स्नानागार बहुत बड़ा था और शहर के बीचों बीच था, जो ये बताता है कि ये पर्सनल स्नानागार नहीं था। कोई हीरो हीरोइन रख ले रहता है सब, देखो टब जिसमें श्री देवी डूब के मर गई, उस टाइप वाला टब नहीं था, बड़ा था। जैसे हम लोग के यहाँ छठ वगैरह होता है बिहार में, स्पेशली बिहार में जब छठ होता है या कोई पूजा पाठ होते हैं जिसमें लोग नदी तालाब वगैरह में जाते हैं, तो पर्सनल यूज का नहीं होता, तो एक बड़ा सा स्नानागार मिला है। तो भैया पंडित जी क्या कर लिए? स्नान कर लिए। अब उसके बाद अन्नागार। अन्नागार का मतलब क्या होता है? भैया गोडाउन मिला है अनाज को रखने के लिए। गोडाउन किसको रखने के लिए? अनाज को रखने के लिए। तो भैया पुरोहित आवास यानी पंडित जी निकले, सबसे पहले तो जाएंगे स्नानागार में, नहाएंगे पंडित जी, उसके बाद से पेट पूजा करेंगे। भाई पेट खाना भी जरूरी है, पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे पंडित जी? इसके लिए कुआं मिला है घर में। घर में क्या मिला है? कुआं मिला है। घर में क्या मिला है? कुआं मिला है। तो याद रखने का तरीका समझिए, आंख बंद करेंगे, तरीका याद रखिएगा। पुरोहित आवास, पंडित जी कैसे पूजा करेंगे? तो पहले स्नानागार में नहाएंगे, उसके बाद अन्नागार में खाना खाएंगे, कुआं से पानी निकालेंगे, घर में कुआं मिला है। अब यहाँ फंस जाएंगे, कहेंगे कि सर एक बात बताइए, हड़प्पा में भी अन्नागार यानी गोदाम मिला है अनाज को रखने के लिए, और मोहनजोदड़ो में भी गोदाम मिला है रखने के लिए। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे कि दोनों गोदाम में बड़ा गोदाम कौन, दोनों गोदाम में बड़ा गोदाम कौन, तब क्या मारिएगा? अगर क्वेश्चन पूछ देगा दोनों गोदाम में बड़ा गोदाम कौन, तो कौन सा क्वेश्चन मारिएगा? आप बताइए ना भैया, दोनों गोदाम में बड़ा गोदाम कौन सा आंसर मारेगा? तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा, पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा जो बिल्डिंग पाया गया था मोहनजोदड़ो का अन्नागार था, यानी गोदाम था, अन्न रखने वाला जगह था, अन्नागार था मोहनजोदड़ो का। उसके बाद जो सबसे बड़ी इमारत थी वो स्नानागार थी, बट स्नानागार पे इमारत नहीं बना सकते, बट एरिया वाइज वो सेकंड लार्जेस्ट वो था, मतलब मोनुमेंट था वहां का। तो अन्नागार यहाँ हो जाएगा। पंडित जी क्या कर लिए? कुआं से पानी निकाल के, अभी के समय में टोटी है, पहले तो लोग कुआं से ही पानी पीते थे, आज भी बहुत सारे गांव में कुआं मिलेंगे और उस गांव के लोग उस कुआं से आज भी पानी पी रहे हैं। ये बात अलग है कि कनेक्टिविटी चल चुकी है। अब आगे देखिए, कुआं मिल गया। अब पंडित जी तो ऐसे जाएंगे नहीं, कपड़ा पहनेंगे, तो सूती वस्त्र। कैसा वस्त्र? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र, सूती वस्त्र किसका बना होता है? सूती वस्त्र किसका बना होता है? सूती वस्त्र किसके बने होते हैं भैया? सूती वस्त्र किस चीज के बने होते हैं बताइए तो? कपास के बने होते हैं भैया। कपास को इंग्लिश में कॉटन कहा जाता है, तो यानी सूती वस्त्र किसके बने होते हैं? कपास के। तो सिंधु सभ्यता में कपास का साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। पंडित जी को धोती कुर्ता पहना दीजिए, किस चीज का? सूती वस्त्र का, पहन के चल दिए। किसका? कॉटन का। तो कॉटन यानी कपास, सूती वस्त्र कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला। पंडित जी तैयार हो गए। अब इसके बाद पंडित जी जाएंगे किस चीज से? चौड़ी सड़क से। कैसी सड़क? चौड़ी सड़क। सबसे चौड़ी सड़क कहां मिली है? तो मोहनजोदड़ो में मिली। हालांकि सिंधु सभ्यता की सभी सड़कें चौड़ी थी, सिंधु सभ्यता की सभी सड़कें चौड़ी थी, लेकिन चौड़ा में भी चौड़ा किसका? तो चौड़ा में भी चौड़ा मोहनजोदड़ो का। तो पंडित जी सबसे चौड़ी सड़क पे जाएंगे और कहां जाएंगे? शिव जी के पास। पशुपति, पशुपति शिव, पशुपति शिव। तो पशुपति शिव के पास जाएंगे। शिव जी की यहाँ जो मूर्ति मिली है, तो भैया वो शिव जी की मूर्ति ही नहीं है, लेकिन
वर्तमान शिव जी की जो आराधना हम करते हैं उस टाइप से वो मैच नहीं कर रही थी। वो जो शिव जी बैठे थे, जो भगवान बैठे थे, अंदाजा कैसे लगाया गया कि ये शिव जी ही होंगे? तो देखिए कैसे शिव जी बैठे थे, जो भगवान वो योग के आश्रम में बैठे थे, जिसे योग किया जाता है, और उस भगवान के 3-3 मुंह थे, एक मुंह इधर, एक मुंह इधर, एक मुंह इधर। तो शिव जी की तरह से 3 मुंह नहीं है, लेकिन उस भगवान के पास जो वहां मूर्ति मिली है, उस भगवान के पास इधर बैल है, सांप है, बिच्छू है, घोड़ा है, गधा है, भूत पिशाच, ये सब भी वहीं पे है। तब लोग अंदाजा लगाया कि ये डिपार्टमेंट किसका है? आप बताइए। भूत पिशाच, सांप, बिच्छी, घोड़ा, जितने पशु हैं उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी पशुपतिनाथ महाराज शिव की है। उन्हीं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? पशुपति कहा जाता है। उन्हीं को शिव कहिए, शंकर कहिए, भोलेनाथ कहिए, गणेश के पापा कहिए, जो कहिए, 3 आंख तीसरी आंख खोलेंगे बवाल हो जाएगा। तो जो कहना है कहिए। तो अंदाजा इस बात पर लगाया गया कि भैया ये शिव जी की ही मूर्ति होगी, क्योंकि पशुपति की सारी जिम्मेदारी पशुओं की किसकी थी? शिव जी की थी। इसलिए अंदाजा लगा लिया कि भैया ये पशुपति शिव की ही क्या होगी? मूर्ति होगी। अब भैया भोलेनाथ का दरबार लगे और वहां समारोह ना हो और वहां लोग भांग पी के डांस न करें, मतलब नहीं देखते भोले शंकर जी को भांग बहुत पसंद था, और शिव तांडव तो भाई मत पूछिए, रावण ने भी शिव तांडव किया था जबरदस्त। तो यहाँ डांस ना हो, नृत्य ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, समारोह ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो पशुपति शिव की जब मंदिर मूर्ति मिली है तो वहां सभागार नहीं होगा। आप बताइए तो, पशुपति शिव यानी शंकर जी का अगर मंदिर हो और वहां सभागार ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वहां नृत्य ना हो, नृत्य नृत्य ना हो ही नहीं सकता। नृत्य होगा, लेकिन हम ये कहते हैं यहाँ नृत्य करती हुई एक महिला की मूर्ति मिली है। आप बताइए वो मूर्ति कांसे की होगी या लोहे की होगी? हम नहीं बताएंगे। ये जो नर्तकी मिली है नाचने की मुद्रा में, इस तरह से नाचने की इस तरह से मुद्रा में जो मूर्ति मिली है वो किस चीज की होगी? लोहे की नर्तकी होगी या किस चीज की नर्तकी होगी? बताइए। नर्तकी जो है भैया कांसे की है, कांसा की। तांबा कैसे बोलता है रे भैया? कैसे तांबा तू लोग बोलता है? कांसा की नहीं होगी। तांबा तो ताम्र प्रसार काल में खोज हो ही गया था, वो उस समय का प्रचलित चीज था। इस समय जो मूर्ति मिली वो कांसे की मिली। किस चीज की मिली भैया? कांसे की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति? कांसे की मूर्ति मिली है। आगे बढ़ जाए, किस चीज की नर्तकी मिली है? कांसे की नर्तकी मिली है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला बता सकते हैं? मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सारी चीजें आप बता सकते हैं। आगे बढ़े, ये सारी चीजें कहां से मिली? पाकिस्तान के लड़काना जिला से, पाकिस्तान के लड़काना जिला से कांसे की थी। ठीक है, कांसे की मिली थी। लेकिन ऐसा तो नहीं है भैया कि यहाँ तांबे की खोज नहीं हुई थी। तांबे की खोज हुई थी, लेकिन आप बताइए सिंधु सभ्यता के लोग तांबे का प्रयोग ज्यादा करते थे या कांसे का? तांबा तो भैया मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु था ही, उसे तो कोई मिटा ही नहीं सकता। वो हम आपको पढ़ा दिए, टेस्ट भी ले लिए। आप लोगों का टेस्ट लिए कि नहीं लिए? आप बताइए, था कि नहीं था? वहां था। लेकिन यहाँ तांबे का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए तांबा का ढेर मिला है। तांबा का ढेर, तांबा का ढेर यानी ऐसे झोंझे में तांबा फेंका हुआ था, ऐसे एक जगह से तांबा फेंका हुआ था। ठीक है, प्रयोग कांसे का था। वेरी गुड, प्रयोग जो था वो कांसे का था। इसलिए जो नर्तकी है, जो बर्तन है, जो इमारतें हैं, जैसे कहीं पे भी मंदिर देखिएगा तो मंदिर के ऊपर का एरिया कलश जो रखा जाता है, अब भैया पैसा है तो सोने का कलश रख दो, नहीं तो लोग तांबे का कलश रखते हैं, पीतल का कलश रखते हैं। आज के वक्त में कोई कांसे का कलश नहीं रखता है, ना ही कोई लकड़ी का रखता है, लेकिन उस समय कांसे का प्रयोग था। इसलिए जो भी चीजें मिली है वो कांसे की है। लेकिन तांबा तो पहले से ही था, तो तांबा का एक बहुत बड़ा ढेर मिला है। कहीं तांबा फेंकल था पसार काल वालों का। अब पसार में भी किसका? तांबा के काल को हम लोगों ने क्या कहा था? चिलकोलित कहा था कि नहीं कहा था? तो तांबे का ढेर मिला। तो मोहनजोदड़ो से मिलने वाली चीजें आपको हो गई। मोहनजोदड़ो से क्या क्या चीजें मिली आप बता सकते हैं? इजीली बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोग को। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछेंगे तो बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, कुम्हार का चाक कहां से मिला? कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक जिसमें कुम्हार बर्तन बनाता है, देखते होंगे गोल सा लगता होगा यहाँ पे। कुम्हार का चाक हड़प्पा से। वेरी गुड, हड़प्पा से। बताइए, पुरोहित आवास कहां से मिला? पुरोहित आवास, पुरोहित आवास, पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास मोहनजोदड़ो से। वेरी गुड। चलिए पाकिस्तान में पढ़े। पाकिस्तान के 2 साल याद हो जाएंगे। पाकिस्तान का तीसरा जो सार था, तीसरा नंबर सार, चंद हुदड़ो, चंद हुदड़ो, चंद हुदड़ो, चंद हुदड़ो। देखिए भैया, चंद हुदड़ो जो जगह था, ये जो था, ये पाकिस्तान के कहां था? तो भाई इसकी खोज किसने किया था? गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार, गोपाल मजूमदार। अब भैया ये किस नदी के किनारे था? तो ये सिंधु नदी के किनारे था। किस जिला में था? तो नवाब शाह, नवाब शाह। ये जिला कहाँ है? तो ये जिला भैया पाकिस्तान में। जिला कहाँ है? पाकिस्तान में। इस जिला की सबसे बड़ी खासियत, यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति ने जन्म लिया। उस व्यक्ति का नाम था आसाराम बापू। वो भारत में चला गया। तो जहाँ का चनहुदड़ो कहाँ है भैया? नवाब शाह में। कहाँ पे है? नवाब शाह में। नवाब शाह, आगे बढ़े। बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे, उनका जन्म हुआ। आप लोग को नक्शा के क्लास में पढ़ाए थे नवाब शाह के बारे में। अब इस चनहुदड़ो की विशेषता समझिए। यहाँ पे जितनी चीजें मिली है वो महिला से संबंधित मिली है, फीमेल से मिली है। यहाँ पे संबंधित फीमेल से मिली है। क्या चीज मिला भैया? मेकअप का चीज मिला है। मेकअप का चीज मिला है। जैसे मेकअप में आपका, मेकअप में क्या क्या आ सकता है आपका? शीशा आ सकता है, आंख देखने वाला ऐनक, और क्या आ सकता है भैया? काजल, और क्या आएगा? कंघी, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, लिपस्टिक। ये सब चीजें कहां से मिली है? चंद से मिली है। और लड़की सब किससे खेलती है? गुड़िया से खेलती है। सब गुड़िया मिला है, मनका मिला है, मनका मिला है। और ये मनका कैसा है? ये मनका कैसा है? तो उस मनका पे डिजाइनिंग बनी हुई है। उस मनका पे क्या बनी हुई है? डिजाइनिंग बनी हुई है, उस पे कलाकृति बनी हुई है। तो लड़की सब इसका, इस सब में बहुत मन लगता है। लड़की सब जो होती है सब बहुत ही सब काम करती रहती है, सब खाली बैठा रहेगी सब, तो उस पे पेंटिंग वेंटिंग का काम करते रहती है सब। तो मनका मिला, लेकिन वो मनका कैसा है? कलर्ड मनका है यहाँ पर, जिससे ये पता चलता है महिला। सुई धागा, सुई धागा, सुई धागा मिला है। महिला सब सुई लेके बीनते रहती है सब। अगर महिला का सरकारी स्कूल में मास्टर बन गई तो वो महिला इसका खूब प्रयोग करेगी, सुई धागा का।
लेके क्रूज सरकारी स्कूल में लड़कों को ले देगी, बिना चालू। अरे भैया पढ़ाई करने आए हैं कि स्वेटर बिनने आए हैं? पढ़ाई जो होती है एक टीचर, सबसे बड़ा भारत में क्या है कि टीचिंग का एक पैशन खत्म हो गया। आज कोई टीचिंग मतलब अरे भैया नौकरी है तो पढ़ाओ ना, ऐसा वाला नहीं है। टीचिंग एक पैशन है, पैशन शौक होना चाहिए। हमें बच्चों को कैसे पढ़ाएं कि और अच्छा से समझ में आ जाए। तो ये चीज तो रही नहीं है अब यहाँ पे। तू लोग सुई धागा लेके क्रूज लेके कहीं चालू हो जाते हैं, लो स्वेटर बिना रहे। आगे बढ़ जाओ। यहाँ एक ऐसा ईंटा मिला है जिसमें ना एक जगह बिल्ली के पैरों के निशान है। किसके पैरों के निशान है? बिल्ली के पैरों के निशान है। किसके निशान? बिल्ली के पैरों के निशान है। और उसी निशान के जस्ट पीछे एक और पैरों के निशान है, लेकिन वो चौड़ा चौड़ा पैरों के निशान है। वो निशान कैसे है? चौड़ा है। तो पता ये चला जब इस निशानों को मिलाया गया कि भैया ये कौन जानवर का निशान है और ये किस जानवर का निशान है, तो पता चला भाई ये जो निशान है ये बिल्ली का है और पिछवा वाला जो पैरवा का है ये कुत्ता का है। तो मिट्टी पर एक ऐसा जगह मिला है जहां पे ये प्रतीक होता है कि ये मिट्टी से घर लिपाया होगा हाल फिलहाल में, और उस पर बिल्ली भागी होगी तो पीछे से कुत्ता दौड़ाया होगा। ये दोनों में जल्दी जमता नहीं है कुत्ता बिल्ली में। तो यही हुआ है डॉग एंड कैट वहां पे। अब देखिएगा हमारे यहाँ एक घर बनलो, हम लोग का पुराना घर था, बहुत पुराना, दादा के समय का बनवाया हुआ घर। कब का होगा भैया? 1964-65 के आसपास का घर होगा, मतलब 50 साल से ऊपर हो गया वो घर। लेकिन उस घर में ना जो छत बनता था तो पहले सुर्खी का जुड़ाई होता था, बड़ा मतलब जुड़ाई में, तो जुड़ाई में ना वहां पे मेरे घर के ऊपर कुछ पैरों के निशान बने हुए हैं। तो पैरों के निशान बने तो हम दादी से पूछते थे, दादी ये पैर का निशान कैसा है? तो मेरी दादी जो कहती थी कि बबुआ ये तुम्हारे पापा जब छोटे थे, तो मेरे पिताजी जब बहुत छोटे थे ना, तो नया नया घर बना होगा और मसाला वसाला नया नया होगा, तो उसमें दौड़ के चल गए होंगे कि हमारा घर है, तो लोग बुलाए होंगे, तो घरवा के निशान वहां पे अभी भी दिखता है। ये पैर का निशान ऐसे गया है, थोड़े दूर बाद ऐसे वापस आ गया है। तो वही दादी जी बताती थी तुम्हारे पापा जब छोटे थे तो इसी पे से चल के चल दिए थे और फिर वापस भाग के चले आए थे यहाँ। वो निशान आज तक है। तो वो देख के लग जाता है कि नहीं किसी बच्चा का निशान है, छोटे बच्चा का। तो हमको क्या पता 50 साल पहले हमारे पिताजी का है जब वो छोटे थे। तो वैसे ही अवशेष यहाँ भी मिला है, आप लोग के घर वगैरह में दिखेगा। तो अभी हमारे बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो घर वगैरह बनाते हैं ना, तो एक पत्थर आता है, सॉफ्ट पत्थर बोलते हैं, मतलब उसको गर्म करके, मतलब मोम टाइप का होता है, मतलब बहुत ज्यादा सख्त नहीं होता है। तो जब कभी नया घर होता है या किसी यहाँ की नई नई बहू आती है तो पहले उसी पत्थर पे उसका पैरवा रख के रंग से ऐसे उतरवाते हैं लोग, दोनों पैरवा से रंग देती है तब उतरवाते हैं। और उस पैरवा वाले निशान को लोग लेमिनेशन करा के शीशा में रख देते हैं कि हमारी बहू का ये पहला पैर था। और जब घर में बहुत सारी खुशहाली आती है तो लोग उस पैरों को देखते हैं, कहते हैं कि ये हमारी बहू लक्ष्मी बन के आई थी और इसके पैर आते ही घर अच्छा हो गया। कबो कबो लक्ष्मी जी होती है ना, कबो कबो तो आके खरमंडल मचा देती है, चंडाल वाला काम कर देती है। तो लोग उस पैरवा को देख देख के पहुंचते रहते हैं लोग, इस कैसे आ गई है। तो बस वैसे ही निशान है इसका, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो कुत्ता और बिल्ली का पीछा करता हुआ यहाँ पे क्या पाया गया? निशान पाया गया, डॉग एंड बाइट, डॉग एंड कैट, डॉग एंड कैट, डॉग एंड कैट। अब एक बात बताइए ये किससे रिलेटेड है? फीमेल से। अब आप अपने से बताइए, सिंधु सभ्यता की इमारतों में कच्चे ईंट का प्रयोग होता था या पके हुए ईंट का प्रयोग होता था? ये हम कल पढ़ा दिए थे आपको, मतलब फ्राइडे की क्लास। सिंधु सभ्यता के भवन निर्माण में कच्चे ईंट का प्रयोग होता था या पके हुए ईंट का प्रयोग होता था? आप बताएंगे? हम नहीं बताएंगे। आप बताएंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। पके हुए ईंट का, कच्चा ईंट का बोलता बेवकूफ गल जाता पानी में। आज तक कोई अवशेष हमें नहीं मिल पाया होता। क्या हमें कोई अवशेष मिल जाता अगर कच्चे ईंट का प्रयोग होता? तो खुदाई में तो भी खुदा के निकल जाता। कच्चा ईंट बोलता है बेवकूफ, पका ईंट का प्रयोग होता। अब तो ये क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा कि पके हुए ईंट का प्रयोग कहाँ मिला है, क्योंकि पूरी सिंधु सभ्यता में पकी हुई ईंट थी। वो पूछेगा कि कलर्ड ईंट या अलंकृत ईंट या मतलब डिजाइन बना हुआ ईंट कहाँ से मिला है? आप बताइए किसी पुरुष को फुर्सत है वो डिजाइन बनाएगा बैठ के ईंटा पे? वो तो थाप थूप के कैसे दे देगा, ले थाप थूप के दे देगा कि नहीं देगा? तो ये काम वही करेंगे जाएगा जहां पर कोई महिला ज्यादा हो। तो महिलाओं की अधिकता कहाँ थी? चनहुदड़ों में। तो यहाँ जो ईंटें मिली हैं वो कैसी ईंट है? अलंकृत ईंट है, अलंकृत, अलंकृत ईंट का प्रयोग यहाँ हुआ है, अलंकृत ईंट का हुआ है। एक क्वेश्चन जो हमेशा इससे पूछता है कि सिंधु सभ्यता के जितने भी मकान थे, जैसे ये मकान है, ये बहुत सारा मकान है, ये सड़क है, यहाँ से इधर रास्ता जा रहा है, इधर जा रहा है, ऐसे चौराहा जा रहा है, इसे सड़क है ये। तो जितनी भी सिंधु सभ्यता के समय में बिल्डिंग बनाई गई थी वो सारी बिल्डिंग जब बन गई थी तो उसके चारों ओर इस तरह से बाउंड्री दिया गया था। यहाँ से बाउंड्री, एक मेन गेट होता था एंट्री करने का जो विदेशी आक्रमण से बचाने के लिए बाउंड्री दी गई थी। यानी सिंधु सभ्यता के जो शहर थे वो शहर एक दुर्ग यानी किले से पैक थे। सिंधु सभ्यता के जितने भी शहर थे वो एक किले यानी दुर्ग से पैक थे। और जब ये पैक थे तो ये विदेशी आक्रमण से बचाते थे। यानी सिंधु सभ्यता के शहर एक दुर्ग के अंदर थे। लेकिन चनहुदड़ो एक ऐसा जगह था जहां पर दुर्ग नहीं देखा गया, क्योंकि ये औद्योगिक शहर था। किसी का दुकान इधर है तो इधर से लिपस्टिक का दुकान खोल दिया, कोई इधर से शैम्पू बेच रहा है, कोई इधर से नेल पॉलिश, कोई इधर से कुछ, कोई कुछ। इसका मतलब ये सिंधु सभ्यता का एक ऐसा जगह था जहां दुर्ग देखने को नहीं मिले, जहां पर दुर्ग देखने को नहीं मिले। तो इसे हम कह सकते हैं दुर्ग रहित, दुर्ग रहित, दुर्ग रहित मतलब दुर्ग नहीं है। और रहता तो कहते हैं दुर्ग सहित, ये दुर्ग सहित नहीं है, ये दुर्ग रहित है। कैसा भैया? दुर्ग रहित है। आगे बढ़े तो ये दुर्ग रहित है, दुर्ग नहीं पाया गया। सिंधु सभ्यता का ये स्थल भी हो गए। किसी को कोई दिक्कत इसमें? आप डेट वाइज मत याद रखेंगे, कोई काम का नहीं रहेगा डेट, क्योंकि डेट किसका पूछता है? पहला दूसरा का डेट पूछता है, बाकी थोड़ी ना पूछता है। तो अभी तक खुदाई हो रहा है। आप इतने भी बेवकूफ नहीं है, समझदार है आप लोग, समझदार है कि नहीं? ठीक है। एक और चीज यहाँ से पूछी जाती है, एक और उटपटांग पूछता है कि भैया सिंधु सभ्यता की जितनी भी सड़कें थी वो सब सीधी थी, कौन सी जगह की सड़कें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी पाई गई थी? तो ये चनहुदड़ो की सड़कें थी जो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी पाई गई थी। आगे बढ़े। एक लड़के का कहना है कि सर आपका वीडियो कोई मतलब लीक कर दिया यहाँ पे। देखो भैया ये टोटल 4 सर्वर पे क्लास चलता है। टोटल मेरे पास सर्वर जो रखे गए हैं वो 4 सर्वर रखे गए, इसलिए कंप्लीट क्लास कहीं नहीं हो सकता है। कुछ डाल देते हैं अलग बात है, लेकिन इतना याद रखनी हो भैया, शिक्षा एक ऐसी चीज है, शिक्षा एक ऐसी चीज है कि छल कपट या फिर मतलब आप इसे चोरी नहीं कर सकते, ना छल कपट से अर्जित कर सकते हैं ना इसे चोरी कर सकते हैं। इसलिए आप सबको हम बोलते हैं कर्ण जैसा महाबलशाली व्यक्ति, क्या उसके पास कमी थी? लेकिन शिक्षा को कैसे ग्रहण किया था? कर्ण कैसे शिक्षा ग्रहण कर लिया था? आपको पता है? अंतिम समय में काम नहीं आता, इसलिए आप टेंशन नहीं लेंगे।
नहीं भैया कंप्लीट क्लास नहीं रहता, बीच बीच में कुछ ऐसे क्लास रहते हैं जिसे सिक्योर कर दिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप वहीं देखिए वो कंप्लीट मेरा क्लास नहीं, बीच बीच में से कट है, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कुछ कुछ, उसमें छोड़िए सब। चलिए ये तो समझ में आ गया दुर्ग रहित। सिंधु सभ्यता का एक और शहर था, सिंधु सभ्यता का एक और शहर पाकिस्तान में याद रखेंगे, उसका नाम था सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। बताइए ये किस नदी के किनारे था? ओरेनस्टाइन ने इसकी खोज किया था, ओरेनस्टाइन, ओरेनस्टाइन ने इसकी खोज किया था। ये भैया ओरेनस्टाइन ने इनकी खोज किया था। ये बताइए किस नदी के किनारे था? दास्क नदी के किनारे था। किस जगह पर? पाकिस्तान में था। इसकी दो ही विशेषता याद रखेंगे। विशेषता नंबर एक, ये सिंधु सभ्यता का सबसे वेस्टर्न, कौन था? वेस्टर्न यानी पश्चिमी भाग था, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी भाग था। सुतका गेंडोर सिंधु सभ्यता का कैसा भाग था? सबसे पश्चिमी छोर था। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। कौन सा जगह? सुतका गेंडोर। और ये भी एक छोटा सा बंदरगाह था। ये एक छोटा सा क्या था भैया? बंदरगाह था। सुतका गेंडोर एक छोटा सा बंदरगाह था, अदरवाइज इसका कोई खास महत्व नहीं है, अदरवाइज में इसका कोई खास महत्व नहीं है। एक बंदरगाह एरिया था, बहुत बड़ा बंदरगाह नहीं था, छोटा सा बंदरगाह था। और सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर था। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो वो जस्ट भारत के बगल में है। हम लोग को ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में सिंधु सभ्यता के इतने ही स्थल मिले भैया, हम लोग का भारत क्या छोटा है, हम लोग अपने भारत पढ़ने से फुर्सत नहीं है, तो सोचा थोड़ा पाकिस्तान कौन पढ़ने जा रहा है। यहाँ पर है भैया पाकिस्तान, यह है पाकिस्तान, ऐसे है पाकिस्तान। कभी कभी हमको लगता है विभाजन हुआ तो अच्छा ही हुआ, हमारे देश का नक्शा अच्छा हो गया, वरना कैसा लगता है हिंदुस्तान का नक्शा, पाकिस्तान रहता तो ऐसे लगता। तो ये है हमारा सुतका गेंडोर, ऐसे सुतका गेंडोर। यहाँ पर जो जगह है वो चनहुदड़ो है, यहाँ पर मोहनजोदड़ो है, यहाँ पर आपका हड़प्पा है, यहाँ पर हड़प्पा है। अब भैया कल क्लास नहीं है, कल छुट्टी है 26 जनवरी की वजह से। आप सभी लोग को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो लोग पटना में हैं जलेबी खाने आ जाएंगे आप लोग 9 से 11 के बीच में, 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप लोग जलेबी खाने आ जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं है। विभाजन को हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं, हम विभाजन के बाद भारत का जो नक्शा है ना हम उसे अच्छा बोल रहे हैं, आप मेरी बात को नहीं समझे। विभाजन के बाद हमारे देश का नक्शा अच्छा हो गया, उत्तराखंड भारत तो एक नंबर था। यहाँ देखिए ये जो जगह है हड़प्पा, और ये जगह कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये है चनहुदड़ो। ये जो कौन सा, ये जगह कौन सा भैया? ये है आपका सुतका गेंडोर। सर जलेबी ऑनलाइन भेज दीजिएगा, एक काम करते हैं जलेबी का पीडीएफ बना देंगे, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जलेबी का पीडीएफ डाउनलोड कर देंगे, आप लोग उसको प्रीवियस क्लास में जाकर डाउनलोड कर लेंगे। आगे बढ़ जाए तो पाकिस्तान की इन जगहों को आपको याद रहेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, पहला जगह कौन सा था? पहला जगह बताएंगे हड़प्पा। हड़प्पा से सारा चीजें याद रहेंगे आप लोग को। हड़प्पा से कौन कौन चीजें थी? कुम्हार का चाक, और क्या था? श्रमिक आवास, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, ओखली। आगे बढ़े, सर आप ब्लॉग बना दीजिए, कोई ब्लॉग बनाने नहीं आता है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप बताएंगे, हम नहीं बताएंगे आपसे, आप क्वेश्चन बताएंगे। तांबे का बहुत बड़ा ढेर कहाँ मिला है देखने को? तांबे का बहुत बड़ा ढेर कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। अगला, दुर्ग रहित जगह कौन सा था जिससे चारों ओर दुर्ग नहीं थे? दुर्ग रहित जगह, दुर्ग रहित जगह चनहुदड़ो। RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान, RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा। मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, ठीक है मोहनजोदड़ो। बताइए हड़प्पा के लोग लाश को जलाते थे या दफनाते थे? हड़प्पा के लोग लाश को जलाते थे या दफनाते थे? हड़प्पा के लोग लाश को जलाते थे या दफनाते थे? हाँ हड़प्पा के लोग दफनाते थे, और मोहनजोदड़ो के लोग दफनाते थे। मोहनजोदड़ो के लोग जलाते थे, हड़प्पा के लोग दफनाते थे, इसलिए हड़प्पा में 37 नामक कब्रिस्तान मिला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया, थोड़ा सा अब इंडिया की ओर एंट्री मारते हैं। उससे पहले याद रखेंगे सिंधु सभ्यता की जो जगह के लास्ट में दड़ो लगा रहता है, जैसे चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो, जुरिदजोदड़ो, जिसमें दड़ो लगा रहेगा सब पाकिस्तान में। जुरिदजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, ये सब पाकिस्तान में। जिसमें कोट लगा होता है वो भी कहाँ पे? पाकिस्तान में। जैसे बालाकोट पाकिस्तान में, डागरकोट पाकिस्तान में, नारकोट पाकिस्तान में। तो जिस में कोट लगा रहेगा, कोट दीजिए पाकिस्तान में, समझा गया? जिसमें कोट लगा रहेगा वो सारा का सारा जगह कहाँ रहेगा? पाकिस्तान में। तो कोट लगे हुए चीज और दड़ो लगे हुए चीज पाकिस्तान में। आपके पीडीएफ में ये चीजें को लिखा गया। अब हम लोग एंट्री करते हैं भारत में, गुजरात पास में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर कहाँ देखने को मिले? गुजरात में। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक शहर देखने को कहाँ मिले? गुजरात में। एंट्री करते हैं गुजरात। तो एक बड़ा सा पहले चित्र बना लेते हैं नक्शा गुजरात का। ड्रैगन फ्रूट का नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? कमलकम। भैया हम ड्रैगन फ्रूट कभी खाइबो नहीं किए थे, लगता कैसे क्या पता। अब तो उसका नाम भी चेंज हो गया, पता नहीं उसका टेस्ट कैसा होगा कैसा नहीं। आप लोग खाए होंगे तो पता नहीं। ये है भैया गुजरात, ठीक है। अब गुजरात में भैया बहुत सारे जगह मिले हैं। इस गुजरात में यहाँ मिला है धौलावीरा। कौन सा जगह? धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा। सिंधु सभ्यता का बहुत बड़ा स्थल था धौलावीरा, सिंधु सभ्यता का बहुत ही बड़ा स्थल था धौलावीरा, धौलावीरा। लेकिन बाद में धीरे धीरे और चीजों का पता लगा, राखी गढ़ी का पता लगा तो ये पीछे चला गया। यहाँ था सुतका सुरकोटदा। कौन सा? सुरकोटदा, सुरकोटदा। गुजरात में एक जगह था सुरकोटदा। कौन सा जगह? सुरकोटदा। यहाँ सुरकोटदा से एक विशेषता समझिए क्या भैया,
सुरु ओ सुरकोटदा, यहाँ पर घोड़ा का कंकाल मिला। सुरकोटदा से किसका कंकाल मिला है? घोड़ा का कंकाल मिला है। सुरकोटदा से किसका कंकाल मिला है? घोड़ा का कंकाल मिला है। और साथ ही साथ कलश समाधान मिला है। समाधान का मतलब होता है लाशों को अंतिम संस्कार दिए जाने की परंपरा को। तो यहाँ कोई मर जाता था तो उसको घैली में भर के दफनाया जाता था। कलश मिला है, कलश मतलब घड़ा टाइप का, तो कलश में उसकी लाशों को भर के दफनाया जाता था, ढक्कन वक्कन बंद करके दफना दिया जाता था। तो वहां पे क्या मिला भैया? कलश समाधान मिला। कौन सा समाधान? कलश समाधान मिला। किसी को कोई दिक्कत नहीं है कलश समाधान में? यहाँ क्या मिला है? कलश समाधान और घोड़े की हड्डी। कलश समाधान और घोड़े की हड्डी। एक जगह है गुजरात में रंगपुर। कौन सा जगह है? रंगपुर। रंगपुर में धान की भूसी मिली है। रंगपुर में धान की भूसी मिली है। रंगपुर में क्या मिली है भैया? धान की भूसी। क्वेश्चन आएगा रंगपुर कहाँ है? गुजरात। धान की भूसी मिली है। रंगपुर गुजरात, धान की भूसी मिली है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? रंगपुर जो है गुजरात का, वहां से क्या मिला है? धान की भूसी। रंगपुर गुजरात, धान की भूसी, धान की भूसी। एक और जगह है गुजरात में सबसे फेमस, कितने लोग बता सकते हैं? उसका नाम है लोथल। कौन सा जगह भैया? लोथल। लोथल जो जगह है गुजरात में, ये भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। लोथल जो जगह है वो गुजरात में है। किस नदी है भैया? तो भोगवा नदी। भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे। लोथल जगह कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे। इस जगह पर हमें सी पोर्ट देखने को मिला। सी पोर्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं बंदरगाह। बंदरगाह। इसी सी पोर्ट को हम लोग कहते हैं पत्तन। इसी सी पोर्ट को हम लोग कहते हैं हम लोग गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा लोथल से मिला। कौन सा? लोथल से मिला। तो लोथल किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। यहाँ से क्या मिला है? बंदरगाह मिला। क्या मिला भैया? बंदरगाह मिला। इस बंदरगाह से विदेशी व्यापार होते थे। किस चीज के व्यापार होते थे भैया? विदेशी व्यापार। हम कैसे मान लें कि विदेशी व्यापार होते थे? हम लोग को तो प्रूफ चाहिए मानने के लिए। ऐसे तो हम लोग मान नहीं लेंगे कि कोई कह दिया भैया विदेशी व्यापार होते थे तो हम मान लेंगे। हमें क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ कहां से देंगे? तो एक अच्छा सा प्रूफ मिल गया हम लोग को। कैसे? देखिए भैया, ये है हमारा गुजरात, भारत का। ये पूरा नक्शा भारत, पूरा नक्शा किसका? भारत का। पूरा नक्शा किस चीज का है? भारत का। तो यहाँ पर भारत से ये दूर है ईरान। ईरान का उस समय का नाम फारस था। तो भारत की जो मोहर थी वो कहाँ देखने को मिली? ईरान में। और साथ ही साथ ईरान यानी फारस का मोहर हमें देखने को मिल गया कहाँ पर? लोथल बंदरगाह पर। किस बंदरगाह पर? लोथल बंदरगाह पर। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग का व्यापार यहाँ भी होता था और यहाँ के लोग का व्यापार यहाँ भी होता था। अब आप बताएंगे कि लोथल से जो मोहर देखने को मिले होंगे ईरान में, फारस में, उस पर कौन सा जानवर होगा? गाय, हाथी, या हम आपको कुछ बताए थे? भारत की खोज वास्को डी गामा ने किया, ये कौन बता दिया आपको? गलत जानकारी है। भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं किया था। वो भारत समुद्र के रास्ते भारत कैसे आ जाए तो समुद्र के रास्ते की खोज किया था। एक सींग वाला जानवर, गाय का तो मोहर ही नहीं था, ठीक है? एक सींग वाले जानवर का यहाँ मोहर लगा है। तो यहाँ भैया लोथल से एक और चीज क्या मिली है? विदेशी व्यापार। क्या था? व्यापार। व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। कैसे कर सकते हैं कि व्यापार है? तो भैया फारस की जो मोहर मिली है उससे पता कर सकते हैं कि ये है। तो मोहर के आधार पर भी हम ये पता कर सकते हैं। यहाँ पर मिला। सिंधु सभ्यता के लोग इतने डेवलप थे कि वो लोग जो शहर बनाते थे, जो सड़कें बनाते थे, ये जो सड़क है, इस सड़क के पास जब घर बनाते थे वो लोग, तो घर के जो दरवाजे थे, ऐसे घर बन गया, किसी का ये घर है, किसी का ये घर है, ये लाइन से ऐसे घर बना दिया मान के चलिए। तो ये जो घर था, तो इसके दरवाजे ये यहाँ पर नहीं खोलते थे, सामने नहीं खोलते थे। इसके दरवाजे सामने इसलिए नहीं खोलते थे कि अगर मान के चलिए इधर से बैलगाड़ी आ रहा है, कोई बच्चा यहाँ चला गया खेलते खेलते, बैल भड़क गया, मार दिया, सींग से उड़ जाएगा। उस समय तो कार वगैरह चलती नहीं थी, लेकिन उन लोग के अंदर इतनी डिसिप्लिन थी कि सड़क पर अगर घर रहेगा, दरवाजा मेन सड़क पर डाल देंगे तो फिर क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? इसलिए वो लोग अपने घर के जो मेन दरवाजे होते थे वो इस साइड बनाते थे और इधर से निकल के वो मेन सड़क पर आते थे। तो घर के दरवाजे या तो पीछे हुआ करते थे या फिर वो लोग साइड से आके निकला करते थे, ताकि दुर्घटना न हो सके, ताकि दुर्घटना न हो सके। वो इतने समझदार थे, दुर्घटना न हो सके, वो इतने समझदार थे। किसी को कोई सुबह नहीं, दिक्कत नहीं। लेकिन लोथल एक ऐसा जगह था जहां पे जो दरवाजे खुलते थे वो मेन सड़क पर खुलते थे। रीजन समझिए क्या है? लोथल से व्यापार होकर बंदरगाह से विदेशों तक जाता था। इस वजह से बैलगाड़ी सड़क पर तो आ जाती थी, लेकिन वो बैलगाड़ी नीचे उतरने में दिक्कत होता था। इसलिए केवल लोथल एक ऐसा जगह था जहां के सड़क दरवाजे ठीक सड़क पर खुलते थे, जहां के दरवाजे ठीक सड़क पर ही खुला करते थे। लोथल एक जगह था जहां के दरवाजे ठीक किस पे खुलते थे? सड़क पर ही खुलते थे। आगे बढ़े तो ये लोथल के दरवाजे सड़क पर खुलते थे, बाकी जगहों के दरवाजे साइड में खुलते थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? हाँ, किस लिए? मुस्तफा का कहना है कि मेरे भाई के नंबर पे ओटीपी नहीं आ रहा है। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखते हैं। इसमें जो सिंधु सभ्यता में एक और चीज मिला है, यहाँ पर युगल समाधान। युगल समाधान, समाधान मतलब दो लाशों को एक साथ दफनाया गया था, जो इस बात को बताता है कि ये सती प्रथा भी हो सकती है, जो इस बात को दर्शाता है कि ये सती प्रथा भी हो सकती है। कैसा समाधान? युगल समाधान। और सिंधु सभ्यता का एकमात्र जगह लोथल था जिसमें हर तरह के अंतिम संस्कार होते थे। युगल समाधान भी होते थे, दफनाए भी जाते थे, कलश समाधान भी होता था, जलाए भी जाते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि लोथल बहुत बड़ा व्यापारिक एरिया था, हर तरह के लोग आते थे, हर धर्म के लोग आते थे, हर विचारधारा के लोग आते थे और वहीं बस जाते थे। जैसे भारत में दिल्ली में जाएंगे तो आपको शमशान घाट भी देखने को मिलेगा, कब्रगाह भी मिलेगा, ईसाई लोगों का भी मिलेगा, हर तरह का मिलेगा, क्योंकि दिल्ली में बहुत तरह के लोग जाके वहां बसे हुए हैं। वैसे ही यहाँ भी वही सिस्टम था। किसी को कोई शक शुबा दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो यह युगल समाधान देखने को मिला था, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि यहाँ पर सती प्रथा भी थी, यहाँ पर सती प्रथा भी हो सकती थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन बना लेंगे। यहाँ देखिए सुरकोटदा हाथी क्या मिला है? सॉरी, सुरकोटदा से
किसी व्यापार को बताती है। ये एकमात्र जगह था जहां पर दरवाजे ठीक सामने खुला करते थे। इसमें मोहर वगैरह मिल गया। यहाँ युगल समाधान मिला, मतलब दो लाशों को एक जगह दफनाने को मिला है, जो सती प्रथा की ओर इशारा करता है। लेकिन अगर सती प्रथा होती तो ऐसी बहुत सारी कब्रें देखने को मिलती, लेकिन 2 ही 4 मिला है। तो ऐसा थोड़ी होता है कि 2 ही 4 लोग सती प्रथा करेंगे। सती प्रथा का मतलब होता है कि अगर किसी का पति मर गया तो पत्नी को भी साथ में जला दिया जाता था, जिसे हम सती प्रथा कहते थे, जिसे क्या कहते थे, सती प्रथा के नाम से जानते थे। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह के कलश मिलेगा। कल से मतलब अब उसके बाद से क्लास आपका मंडे से ही आप मंडे कर रहे हैं। कल 26 जनवरी कल क्लास नहीं होगा, बाकी की क्लास आपके 9 बजे से नियमित चलेंगे। 9 बजे में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, सर्वर ओवरलोड हो गया था, इस वजह से वीडियो सबको नहीं जा रहा था। इस वजह से हमको आपको दोबारा पढ़ाना पड़ा इस चीज को। उस वक्त पढ़ा दिए थे और उस वक्त जो पढ़ाए थे उसको फिर दोबारा पढ़ाए, क्योंकि वो तो डिलीट हो गया, मतलब गड़बड़ हो गया था, इस वजह से लेकर। आई होप आप इसे समझे होंगे। कल 26 जनवरी है, कल क्लास नहीं होगा। जो पटना के लड़के होंगे वो आएंगे यहाँ पे जलेबी खाने, जलेबी खा के जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं, शक सुबह कुछ दिक्कत नहीं, कल मिलेंगे। जय। ये उस सबको केक दे दिया, घर ले खा जाएगा। वही से इसको दे दे, फर्स्ट वाला खा लेना, कर छोड़ दो, ले लेगा सबने, उसे दे खा लेगा। चलो भैया सिंधु सभ्यता देख रहा था यार। हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि लोगों के पास पैसे कितने हैं, नहीं समझ में आता है। मतलब ऐसा इतना टॉर्चर कर देता है सर, हमारे यहाँ का पढ़ा दीजिए, हम आपको इतना देंगे, इतना देंगे। लेते जाना कि घर यहाँ रख दो, छुट्टी के टाइम लेते जाना। तुम लोग छुट्टी कर ये लग गया है, तो सबसे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ और नहीं लगा, कुछ नोचे ना, वही लग गया था इसमें। लड़की से बहुत ध्यान देती है कपड़ा और जल्दी कर जिलाई। सीबीएसई वाले लोग और ध्यान देता है इसमें। जल्दी बैठिए लोग, स्टार्ट किया जाए। ऑनलाइन वाले लोग सब लोग को स्टार्ट किया जाए भाई। शिवम केसरी गुड मॉर्निंग भाई। ये सब हमारे पास नहीं रखा करो लोग, कोई गिफ्ट दे ध्यान से इसे को दिया करो, सब नहीं लेते हैं सब। बुद्ध भगवान को हमारे पास रहने दीजिए, मेरा है। हां बुद्ध भगवान हमारे सब बस मेरे पास रहने दिया करो इसको। हम यहाँ रख देते हैं, अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो हमको भी दिखेगा। इर्द गिर्द दूसरे पूजा वाली चीज ही मिलेगा। पंडित जी के एग्जांपल लेके समझाया था, हालांकि ये चीजों को वास्तविकता से नहीं था, लेकिन आपको एक कहानी की तरह याद हो सके इसलिए हम आपको बताए थे। बताइए तो हाथी का कपाल कहां से मिला? हड़प्पा से। अब ध्यान दीजिएगा गलती कहां से होगा कि हाथी का दांत कहां से मिला? सोचा लोथल से। हाथी का दांत कहां से मिल गया? लोथल। देखिए हाथी के दांत काफी व्यापारिक महत्व के होते हैं। बहुत सारे लोग हाथी के दांतों का अवैध व्यापार करते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी के दांत और गेंडे के दांत का ब्लैकमेलिंग और उसका स्मगलिंग करने के लिए लोग तालाब में जहर मिला देते हैं और हाथी पी के मर जाती है। 2 साल पहले की घटना, एक साथ 35 हाथी मर गई थी असम में। मतलब आदमी इतना दलित कोई नहीं है, आप लोग भी नहीं। मतलब सबसे बड़ा आदमी दलित में, मतलब यार कितना दया लगता है यार। मतलब क्या बताए, किसी जहर देके कितना तड़प के मरेगा वो, देखते हैं यहाँ पे। तो उसको हाथी के दांत, तो लोथल से एक्चुअली व्यापार होता था। और व्यापार इसका मतलब ये भी था कि हाथी के दांत के भी हो सकते थे। और आप विश्वास नहीं कीजिएगा, सिकंदर भारत पर क्यों आक्रमण किया था पता है? केवल 2 चीज के लिए। यहाँ के जो बढ़ई मिस्त्री थी, बढ़ई मिस्त्री वो बहुत जबरदस्त थे, और यहाँ पे हाथी बहुत ज्यादा पाए जाते थे। हाथी ज्यादा पाए जाते, समझा कि नहीं? किसी को दिक्कत? गुड मॉर्निंग करेगा लोग, खाली एप्लीकेशन वाला लोग गुड मॉर्निंग क्या करता है सब। हम एक बार गुड मॉर्निंग करेगा लोग, कितना लड़का गुड मॉर्निंग आने लगेगा, समझ में आ रहा है? एक आप लोग डाउट पूछे बस। चलिए ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो हाथी के दांत का साक्ष्य कहां से मिला? लोथल। हाथी की खोपड़ी, घोड़े का साक्ष्य सुरकोटदा। घोड़े का साक्ष्य धान की भूसी, धान की भूसी रंगपुर। कलश समाधान, कलश में दफनाया गया था। सुरकोटदा, कलश समाधान, सुरकोटदा, कलश समाधान। युगल समाधान जो सती प्रथा को बताता था, लोथल। समझा? श्रमिक आवास, हड़प्पा से। वेरी गुड, हड़प्पा से। अन्नागार, अरे वो पागल है क्या तुम? लेट से आया, दरवाजा खटखटा रहा है, तुम्हारे लिए कोई आदमी बैठ के दरवाजा खोलेगा? घर वाला नहीं सिखाएगा भाई, छोड़ के सीधे तुम यहाँ आ गया है। भाग नीचे, टाइम नहीं समझ में आ रहा तुमको? लेट हो गया तो तुम्हारे लिए एक आदमी खड़ा रहेगा दरवाजा खोलने के लिए। उतर नीचे जल्दी। संस्कार नाम का चीजें नहीं रह गया इन सब में। एक तो लेट से आया, दरवाजा खटखटा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी के सचिव हैं। खुलिए, आइए, जीते हो भवा। देखो भैया, कभी कभी अनडिसिप्लिन इतना होने लगता है ना, मतलब गुस्सा लगने लगता है। ये सब चीज आपको समझ होना चाहिए भाई। लेट से आया, खटखटा रहे हैं, अंदर हजारों लड़के। देखिए ऐसा मतलब भाई, इतना तो जानते हैं कि अगर देख लेगा तो कोई बहुत दिक्कत हो जाएगा। इस तरह क्लास में बैठने का जगह नहीं है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि लोग छोड़ के खोलेंगे, इतना समझ आना चाहिए कि नहीं? ये सब हम समझाएंगे। ऑनलाइन वाला ठीक है सब यार, तुम लोग इतना ये सब ऑफलाइन में देखोगे तो एक से एक नमूना आता है समझिए। देखिए भैया, हम लोग नक्शा पे देखते हैं, थोड़ा सा नक्शा पे देखने पे दिमाग में एक वो रहता है कि भैया हम कहां तक देख लिए। पाकिस्तान वाला पहले फरियाद है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, सुतका, गेंडोर, ये वाला एरिया कहां से हो गया भैया? पाकिस्तान। ये हो गया। अब इंडिया वाले में हम लोग देखते हैं गुजरात। कौन सा था? गुजरात। गुजरात में हम लोग ने रंगपुर धान की भूसी देख लिया था। लोथल में बहुत डेवलप जगह था, लोथल। लोथल बहुत ज्यादा डेवलप था। हाथी के दांत, लोथल। लोथल दरवाजे ठीक सड़क पे खुल गए, लोथल। बोतीवाड़ा, लोथल। फारस की मोहर, लोथल। ये काफी ज्यादा था, मतलब पतन सब लोथल वगैरह में था। कौन सी नदी? भोगवा नदी। नदी का नाम भोगवा। सुरकोटदा, हाथी के दांत, कलश समाधान, सुरकोटदा, सती प्रथा का साक्ष्य, लोथल। तो हम लोग ने गुजरात के ज्यादातर जगहों को देख लिया। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता था तब तक, जब तक हरियाणा का राखी गढ़ी नहीं खोज हो गया, तब तक वो सबसे बड़ा स्थल था। जैसे मान के चलिए कि कोई लड़का, कोई आप ही लोग का शादी ब्याह हुआ और आपका एक लड़का हुआ, तो जब तक दूसरा का नहीं हो जाता तब तक वो पहले का एकलौता कहलाएगा। हालांकि आप लोग एकलौता उसको छोड़ेंगे कहां? एकलौता छोड़ेगा लोग, तुम लोग नहीं छोड़ेगा तू। 3 लौता, 4 लौता, 5 लौता बनाए, जब तक बन सके चेन रिएक्शन।
चलिए याद देखिए, ये हो गया आपका गुजरात वाला चीज निपट गया। आगे बढ़ जाते हैं गुजरात वाले चीज के बाद। अब हम थोड़ा सा ना ऊपर से आते हैं, यहाँ से पहले पंजाब देख लेते हैं, हरियाणा देख लेते हैं, फिर राजस्थान देख लेते हैं। ये मेन हो जाएगा जब वो कहीं पे वो देखिए स्टूल हटा के किसका, देखिए पंजाब में देखते हैं। पंजाब में तो बेसिकली सबसे फेमस नदी पंजाब की कौन सी है? सतलज नदी। सतलज नदी के तट पर था एक जगह जिसका नाम था रोपड़। क्या नाम था? रोपड़। क्या नाम था? रोपड़ नाम था। यज्ञदत्त शर्मा ने उसकी खोज कर दी थी। रोपड़ में जो यज्ञदत्त शर्मा ने क्या कर दिया? खोज कर दिया था। रोपड़ में विशेषता समझिए, ऐसी विशेषता आपको पाषाण काल में भी देखने को मिली थी। यहाँ पालतू जानवर कुत्ता थे। अब कुत्ता मालिक से बहुत प्रेम करता है। देखिए अगर आपका पालतू कुत्ता है ना, तो मरने के बाद बेचारा कुत्ता वाला भी होता है ना, कुत्ता वो भी रोने लगते हैं सब। तो रोने से याद रखिएगा रोपड़, रोने से याद रखेंगे रोपड़। और कौन सा जानवर सबसे ज्यादा लगाव रखता है? कुत्ता। तो वहां मरने के बाद आदमी कुत्ते के साथ भी दफना दिए जाते थे। तो जितना वहां देखा गया है, कई ऐसे कब्र भी देखने को मिले हैं जहां पर मानव के साथ साथ कुत्ता भी दफनाया गया। क्या रखा गया? कुत्ता, डॉग। तो रोपड़ याद रखने का ट्रिक एकदम सिंपल सा है। पहला कौन सा? रोपड़। कौन सा जगह? रोपड़। कहां पर है भाई? रोपड़ कहां पर है भैया? पंजाब। पंजाब की सबसे फेमस नदी कौन सी है? सतलज। कौन सी नदी? सतलज। सतलज नदी यहाँ पर किसने खोज कर दिया? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा इसकी खोज कौन कर दिया? यज्ञदत्त शर्मा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज कर दिया। इसकी विशेषता क्या थी भैया? आदमी के साथ साथ किसको दफना दिया गया था? कुत्ता को। आदमी के साथ साथ कुत्ता को। ऐसा ही साक्ष्य पाषाण काल में जम्मू कश्मीर के किस जगह से देखने को मिला? कौन सी जगह से? बुर्ज होम। कौन सी जगह से? बुर्ज होम। एक कम्युनिकेशन में कह रहा सर इंग्लिश 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 क्या बोलेंगे? रोपड़ को रोपड़ बोलेंगे, पंजाब को पंजाब बोलेंगे, सतलज नदी को सतलज रिवर बोलेंगे, और क्या बोलते हैं? यज्ञदत्त शर्मा को भी यज्ञदत्त शर्मा ही कहेंगे। कुत्ता को तो हम इंग्लिश लिखी दी है, डॉग। मतलब जबरदस्ती खोखोलता है कि हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं। इसीलिए हम बोलते रहते हैं सबको, तो हमारा बात का बुरा मान जाता है। अरे भाई हम देखते हैं मेंटेलिटी। अरे अगर आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत है ना, कभी कभी हमसे भी हो जाती है, टर्मिनोलॉजी को हम पूरी तरह से हिंदी बोल देते हैं कभी कभी। तो आज वो जमाना नहीं है कि आप अब टीचर का ही वेट कीजिएगा, घर जाएंगे। कभी हम भी इंसान है यार, कंप्यूटर से भी गलती हो जाती है। तो अगर हमसे कभी इंग्लिश वर्ड कुछ नहीं बोल पाए, तो गूगल आता है माइको वाला, उसे कुछ पूछेगा तो अंग्रेजी कर देता है। तो कभी कोई टर्मिनोलॉजी अगर हम हिंदी का इंग्लिश नहीं कर पाए तो क्या हो जाता है? मतलब थोड़ा सा आप उसको समझिए, आप टेक्नोलॉजी का क्या कीजिए, यूज कीजिए। इतने स्टूडेंट आपको हम क्या बोले, मेरे लिए 26 जनवरी दो तरह से अच्छा, 24 नहीं 24 जनवरी को मेरे एप्लीकेशन पे 10 लाख स्टूडेंट हो गए सर, 10 लाख स्टूडेंट। और उसको गूगल प्ले स्टोर जो होता है ना, वो 10 लाख को अपडेट करता है एक हफ्ते बाद। तो हम वेट कर रहे हैं कि एक हफ्ता जब हो जाए तो हम आप लोग को खुशखबरी दे। लेकिन ऑफलाइन वालों से खुशखबरी बची नहीं पाता है। तो हम लोग को बता दें 10 लाख स्टूडेंट, इस 10 लाख स्टूडेंट में ये 26 तारीख को 10 लाख स्टूडेंट था, अभी 10 लाख समथिंग हजार हो गए, मतलब 50-60 हजार हो गए। इसमें लगभग 9 साढ़े 9 लाख लड़के हिंदी मीडियम के। तो थोड़ी मेरे साथ भी समस्या ये हो जाती है कि हिंदी वालों इंग्लिश बताएंगे ना तो पूरा मतलब मेजॉरिटी को डिस्टर्बेंस होने लगता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जहां मेन टर्मिनोलॉजी हो उसे इंग्लिश यूज किया जाए। तो चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी क्या किया था भैया? खोज किया। किसने खोज किया? यज्ञदत्त शर्मा ने। डॉग मिले थे मानव के साथ साथ, किस जगह पे? पंजाब। पंजाब के नीचे उतरते हरियाणा, पंजाब के नीचे उतरेंगे हरियाणा। अभी पंजाब हरियाणा के किसान आंदोलन पे कल को बहुत दुखद घटना हो गई भैया, कि मतलब किसान आंदोलन में देखिए कुछ चीजों को मिसयूज से आप भी बचेंगे। जो दिल्ली में पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल या फिर मतलब ये जो एंटी नेशनल जो विदेशी वाले हैं जो ऑनलाइन फेसबुक पर एक्टिव रहते हैं, उनका ये कहना है पूरी दुनिया में प्रचार कराएं कि भारत का तिरंगा उतार कर वहां दूसरा झंडा लगाया गया। अरे भैया हमारा तिरंगा कभी नहीं उतर सकता। अगर भगवान भी हवाओं को रोक देगा ना हमारी तिरंगा को लहराने के लिए, तो हम अपनी आखिरी सांसें देके उस तिरंगे को लहराएंगे। हमारे तिरंगा को कोई नहीं रोक सकता। ये चीज पहली बात तो ये दिमाग रखिएगा, वो तिरंगा किसी हवाओं का मोहताज नहीं है। जब तक हिंदुस्तानी के एक आखिरी सांस चलते रहेगा तब तक तिरंगा लहराएगा। दूसरी जो बात है, उस तिरंगे के बगल में जो दूसरा धार्मिक झंडा लगाया गया ये गलत था। रिपब्लिक डे एक देश के लिए था, ना कि किसी धर्म के लिए। और कुछ लोग का कहना है कि वो खालिस्तान का झंडा था, वो खालिस्तान का नहीं था, वो गुरुद्वारे का झंडा। ठीक है, गुरुद्वारे का। अब क्या है कि हम लोग जिस परंपरा से, जिस संस्कृति से वाकिफ नहीं है, तो हमें हर चीज उसी, जैसे सिख धर्म का कुछ भी मतलब हम लोग उतना मतलब नहीं समझ में आता। लेकिन जो भी है ये गलत है। लेकिन भाई अब घोड़ा को घोड़ा कहिए, उसको डायनासोर कहना भी तो गलत है। अब वो आप ये कहिए कि गुरुद्वारे का सीन लगाया गया था, ये बात हम भी मानते हैं, हम इसको भी गलत कहते हैं। लेकिन अगर आप गुरुद्वारे के झंडा को कहेंगे कि खालिस्तान का झंडा है, तो ये भी गलत है। जो जिस लेवल में है उसी लेवल में कहना भी चाहिए। लेकिन जो भी था कल गलत हुआ। मतलब हमारे याद में 26 जनवरी सबसे साइड रहा कहीं कुछ। खैर अब छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। पंजाब में देखते हैं, हरियाणा में देखते हैं। हरियाणा में एक जगह था बनवाली। कौन सा जगह? बनवाली। बनवाली बनवाली रंगोली नदी के किनारे था। कौन सा? रंगोई नदी। कौन सी नदी? रंगोई नदी। कौन सी नदी? रंगोई नदी। तो कौन सा जगह था भैया? हरियाणा। हरियाणा हरियाणा नदी कौन सी? रंगोई नदी। रंगोई नहीं, रंगोई नदी। किसने खोज किया? रविंद्र सिंह। किसने? रविंद्र सिंह। रविंद्र सिंह किसने खोज किया भैया? रविंद्र सिंह। किसने खोज किया? रविंद्र सिंह ने खोज किया था इसका। अब इस बनवाली की विशेषता समझिए क्या चीज थी भैया। बनवाली से लग रहा है कि बहुत बनावट वाली चीजें होंगी, बहुत ज्यादा बनावट वाली चीज होगी। लेकिन भाई साहब सबसे बड़ी खराबी, यहाँ सब चीज उटपटांग बना हुआ था। ना नालियां अच्छे से थी, ना नालियां ढकी हुई थी, ना ही सड़कें सीधी थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। यानी बनावट नाम है बनवाली, लगता है कि बहुत अच्छा बनावट होगा। यहाँ बनावट सबसे चौपट। याद रखने का तरीका कैसे? बनवाली में बनावट सबसे चौपट। बनवाली में बनावट सबसे चौपट। यहाँ नाली देखने को मिला है? नहीं। क्यों नहीं नाली देखने को मिला? क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ी नदी नहीं थी। यहाँ घरे में सोख्ता मिला है। सोख्ता मतलब जिसकी नाली नहीं रहता है ना, नाली निकालने का जगह नहीं रहता है, वो लोग 2 गड्ढा खोद देते हैं घर के बगल में। एक गड्ढे में अपना पानी डालते रहते हैं, जो भी वॉशरूम का किचन का पानी जाता है उसमें डाल देते हैं। और जब वो 1 महीने में भर जाता है तो पाइप को चढ़ा करके दूसरे में डालते हैं, जब तक वो वाला सूख जाता है। उसी को सोख्ता कहते हैं। एक सूखेगा तो दूसरा यूज करेंगे। 2 गड्ढा खोद दीजिए, आराम से सूख लेता है। तो यहाँ नालियां नहीं मिलेगी। सड़क कैसी भैया? सड़क टेढ़ी मेढ़ी, सड़क टेढ़ी मेढ़ी। यहाँ एक और चीज याद रखिएगा जो उटपटांग है, पूछ देता हल का साक्ष्य मिला है, जबकि खेती के बहुत बड़े साक्ष्य नहीं मिले, हल मिला है। क्या मिला है? हल। और यह हल जो था भैया वो लकड़ी का नहीं था, टेराकोटा का था। किसका? टेराकोटा। मिट्टी की चीजों को हम क्या कहते हैं? टेराकोटा। मिट्टी की चीजों को हम क्या कहेंगे? टेराकोटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़े। मिट्टी की चीजों को क्या कहते हैं? टेराकोटा। मिट्टी की चीजों को टेराकोटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता है। क्वेश्चन कहेगा टेराकोटा के सिक्के किस सभ्यता के प्रमाण है? टेराकोटा के सिक्के किस चीज के हैं? बनवाली। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाए। बनवाली से चीजों को बता सकते हैं आप लोग। अब हरियाणा में एक और जगह मिल गया जिसका नाम था राखी गढ़ी। हरियाणा में एक और जगह मिल गया राखी गढ़ी। पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जगह कौन सा हो गया? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी। राखी सावंत मत बोल देना भाई, उसका दिमाग कहाँ रहता है समझ में नहीं। राखी गढ़ी। कौन सा जगह? राखी गढ़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जगह कौन सा था? राखी गढ़ी। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी। तो अब तक जो हम लोग गुजरात का धौलावीरा पढ़ रहे थे वो तो ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा? सेकंड नंबर पे। ऑटोमेटिकली धौलावीरा कहां चला जाएगा? सेकंड नंबर पे। तो सिंधु सभ्यता का
सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा, तीसरा सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो, तीसरा मोहनजोदड़ो, चौथा हड़प्पा, चौथा क्या होगा हड़प्पा, चौथा हड़प्पा। किसी को दिक्कत नहीं, यानी जो शुरुआत के दो सबसे बड़े स्थल है वो कहां पे है भैया, भारत में है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन एक बार पूछा था लोअर सबऑर्डिनेट, उत्तर प्रदेश पीसीएस में एग्जाम होता है लोअर सबऑर्डिनेट, उसमें कहा था कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, शहर, शहर बताइए सर। कहीं कहीं इसको सरस्वती नदी देता है भैया, वो आपको राजस्थान में आएगी सरस्वती नदी, कौन सा था मोहनजोदड़ो। अब ये क्या हो गया भैया, शहर अलग है स्थल अलग है। बिहार, जैसे हम स्पेशली बिहार की बात करते हैं, बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना, एरिया के हिसाब से, एरिया का हिसाब से एरिया, स्थल चंपारण सुने हैं, गांधी जी यहां से किए थे, तो चंपारण का एरिया बड़ा है, चंपारण का क्या एरिया बड़ा है, बट चंपारण शहर बड़ा नहीं है, चंपारण शहर बड़ा नहीं है। मीट बड़ा फेमस है चंपारण का, अहुना मीट बोलते हैं तो घैली में बना देता है, बड़ा फेमस है वो चीज। तो देखिए वैसे ही जो कोई डिस्ट्रिक्ट जो होता है एरिया वाइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, बट वो शहर बड़ा नहीं हो पाता। बिहार की बात करेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा भैया, स्थल चंपारण, सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, हाँ पटना हो जाएगा, सबसे बड़ा शहर पटना, सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, पटना हो जाएगा। आगे बढ़े, उसी तरह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी, सिंधु सभ्यता का स्थल मतलब जो सबसे बड़ा एरिया वाइज जो था वो राखीगढ़ी, कहां पे था भैया, हरियाणा में। जबकि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था, सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो, कौन सा मोहनजोदड़ो, किसी को कोई दिक्कत नहीं, हरियाणा भी निपटा दिया। अब नीचे उतर जाते हैं, कौन सा राजस्थान, कौन सा राजस्थान। उसके बाद इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, यूपी का हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी के तट पर कौन सा था, आलमगीरपुर, तो उसमें पढ़ाना क्या है, बस वो पूर्व की जगह था, हिंडन नदी के किनारे था, और तो क्या विशेषता है। महाराष्ट्र में जाके क्या करिएगा, वहां एक तो सबसे नीचे कौन सा जगह था महाराष्ट्र में, दहमाबाद, कौन सी नदी थी, प्रवरा नदी, किसकी सहायक है गोदावरी। तो वो चीजें अलग से तो पढ़ाने की जरूरत नहीं है, उस समय तो आपको पढ़ाई गए हैं डायरेक्शन के हिसाब से, उसमें ज्यादा आपको मतलब ज्यादा इंटरफेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आगे बढ़ गया किसी को कोई दिक्कत नहीं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर, स्नानागार कहां मिला है, अन्नागार मोहनजोदड़ो का बड़ा था या हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, मोहन जो अन्नागार मतलब जो ग्रीन हाउस था अन्नागार, वहां पर सूती वस्त्र के प्रमाण, हाँ क्या मोहनजोदड़ो की हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना से परिचित थे, परिचित थे लोग, अपने यहाँ सुनते चलिए, सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, कांसा से परिचित थे, और उनके खानदान वाले लोग तो भैया तांबा से प्रचलित थे ही। वो लोग प्रचलित किस धातु से नहीं थे, लोहा, किसे, लोहा, लोहा से प्रचलित नहीं थे। तो सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा हो गया, इनका ज्यादा यूज नहीं हो पाता जितना लोहा का यूज हो जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे भैया, सोना चांदी से प्रचलित थे, सोना और चांदी सबसे ज्यादा अगर कहीं मिलता था तो कितने लोग मोहनजोदड़ो मूवी देखे, ठीक है, वो बांध बनाया किस लिए गया था, सोना निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, सोना निकालने, स्वर्ण निकालने के लिए। और मेरे को कोई हीरोइन रहती है, तो कौन सी रहती है, वो मेरा कोड बना देती है, चांदी, मुंजा, मुंजा तो पगला रहता है जो भी हो, मतलब उसमें मूवी वगैरह देखिएगा तो कुछ कुछ हिस्टोरिकल चीजें उसमें दिखा दी जाती हैं, हिस्टोरिकल चीजें दिखा दी जाती हैं। तो चांदी और सोना से प्रचलित थे लोग, चांदी और मुंजा बोलता है तो चांदी, छोड़ो चांदी। देखिए इसका जो चांदी के साक्ष्य मिले थे सबसे पहले वो कहां से मिले थे, हड़प्पा से। चांदी के साक्ष्य कहां से मिले थे, हड़प्पा से। किसी कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा हो, हाँ लाल मास्क, खड़ा जाओ। मोबाइल आप लड़की में नहीं, लड़का मुझे पीछे खड़ा है, पकड़ लो। मोबाइल वाले क्या कर रहा था, हमारा फोटो खींच रहा था, क्या करेगा हमारा फोटो खींच के, पढ़ाई पे ध्यान देना, हमारा फोटो खींचने का जरूरत है, दुनिया भर का यूट्यूब पे वीडियो, कोनो का स्क्रीनशॉट ले लेना, फोटो हो गया। हाँ तुमको क्या लगता है कि मतलब हमारा ध्यान नहीं जाता है, यहाँ से बैठ के एप्लीकेशन के लड़के, लाइव सेंटर के लड़के, क्लास में सबको देखो तो हित चुकी है, बैठ जा, पता नहीं वो साइज की मिलेगी कि नहीं। देखो भाई एप्लीकेशन वाले तुम ही लोग ठीक है, ये पटना में बैठ के क्या क्या करता है, फोटो खींच रहा है, पूरा ठीक नहीं है। हमारे आड़ में किसका फोटो खींच रहा था, क्या लड़की बैठी है सर, हमारे आड़ में कुछ भी कर सकता है, सब बहुत कचरा होता है सर, सब पढ़ाई करता है सर, एप्लीकेशन वाला अभी सो के उठा नहीं होगा सब, अभी रजाइए में देख रहा है सबको जानते भाई तू लोग क्या करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग, ये सब सोना चांदी वगैरह जगह मिल गया सब। अब हम लोगों ने लगभग चीजों को निपटा दिया, बस अब राजस्थान का छोड़ के। हाँ राजस्थान का हम लोग क्यों छोड़ेंगे भैया, उनको भी निपटा देते हैं। ये हो गई हमारे राजस्थान। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, गुजरात है, कौन सा है, गुजरात। सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान। एरिया वाइज सबसे बड़ा राजस्थान, सबसे ज्यादा व्यर्थ यानी वेस्टलैंड, बर्बाद भूमि कहां पर है, राजस्थान। बहुत बड़ा एरिया को अरावली पहाड़ ने ऑक्युपाई कर रखा है, कुछ थार मरुस्थल ने कर रखा है, जिस वजह से बहुत बड़ा एरिया उसका डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर एक जगह है कालीबंगा, क्या नाम है, कालीबंगा, कालीबंगा, कालीबंगा यहाँ पे जगह मिला है, कालीबंगा यहाँ पर क्या मिला है, जगह मिला है। इसको याद रखने का ट्रिक समझिएगा, काली बीबी अगर चूड़ी मांगे, कौन मांगे, काली बीबी क्या मांगे, चूड़ी मांगे, क्या मांगे, चूड़ी मांगे, एक थापड़ मारिए उसको, क्या मांगे, एक थापड़ मारिए कि बीबी क्या हो जाए, लाल हो जाए, बीबी लाल हो जाए, एक थापड़ मारिए कि बीबी लाल हो जाए। अब कहिए कि जाकर खेत जोत, क्या करें, जाकर खेत जोत। ठीक है, ट्रिक है इसमें। अभी किसी को ऐसा नहीं है कि हम किसी को मारने की बात कर रहे हैं भैया, ये ट्रिक है, आपको याद रखना। कभी कभी हम लोग दोस्तों में ना, पढ़ाई के दौरान हम लोग ऐसे ट्रिक बना लेते थे जो केवल दोस्तों में ही कह सकते हैं अब आप होशियार है, समझते हैं, समझ रहे ना। तो लेकिन बात समझिए, बात मतलब पढ़ाई से, लेकिन हमको पढ़ाई आना चाहिए भैया, उससे क्या मतलब है आप किस रास्ते से जाए तो आप हर चीज नहीं बोल सकता ना आदमी, ऑनलाइन आने के बाद और कुछ नहीं बोल सकता है। काली बीवी से क्या याद रखेंगे, काली बंगा, काली बीवी से क्या याद रखेंगे, काली बंगा। यहाँ क्या मिला है, चूड़ी के साक्ष्य, क्या मिला है, चूड़ी के साथ। देखिए मेकअप वाला चीज कहाँ मिला है, चनहुदड़ो, मेकअप वाला चीज चन, उसके बाद चूड़ी वाला साक्ष्य कालीबंगा, चूड़ी मिल गया कहाँ पे, कालीबंगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कालीबंगा से क्या मिल गया भैया, चूड़ी। किसने खोला, एके थापड़ और बीबी लाल। इसका एके थापड़ नहीं नाम है, बीके थापड़ नाम है। तो याद रखने में क्या जाता है, ऑप्शन से तो मारिए देंगे, सोच एके थापड़ या बीके थापड़ नहीं मार देंगे, थापड़ बस याद रखिएगा, आपने याद है एके थापड़ मारिए कि बीबी लाल हो जाए। ये गलती आप कभी मत कीजिए, वरना आज के समय में अगर एक थापड़ मारेंगे ना, तुरंत कहेगी तोरा से अच्छा पहले का था।
चूड़ी मिला यहाँ पर, तो ये भी पता था भैया चूड़ी तो कोई पुरुष पहनेगा नहीं। क्या सोचा पहनेगा तो सुबह पहनेंगे, दोपहर भर में आधा तूर देगा। संभाल के रख लेती है सब लड़की, सब संभाल के रख लेती है। लड़का को पहना दी ना, सीढ़ी पे से उतरते 3 तूर देगा। तो महिला सब में एक और चीज है, कर्म कांड बहुत ज्यादा होता है। कर्म कांड क्या होता है? बहुत ज्यादा। यहाँ पर आपको कर्म कांड के भी सिद्धांत मिला। कर्म कांड क्या होता है भैया? मतलब खाई चीज चढ़ा दीजिए, ये करा दीजिए, बहुत ज्यादा। आप देखते हैं जितना सोखा हो गए लोग या कोई धार्मिक चीज होता है, महिलाओं का भीड़ ज्यादा लगता है। उन लोग को बहलाना बहुत सिंपल होता है, बहुत बड़ी बात नहीं होता। हाथ देखेगा इसे कर ले, 3 बार देखेगा उधर चाहिए, बाबा कौन जी हो मिलो, हो गया उसका काम। अब जो बोल देगा कर देगा। अरे बहुत बड़ा तुम्हारे पीछे कारण है, बहुत प्रेत आत्मा है। अरे भैया प्रेत आत्मा, कुछ प्रेत नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है। उन सबको बस महिलाओं को ना, महिला क्या चाहती है कि हमारे पास पैसा आया, खर्चा ना हो। अब वही कह देगा कि तुम्हारे पास पैसा बहुत आता है, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। ये सबकी समस्या है। जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना ज्यादा पैसा खर्चा होगा, कम आएगा कम खर्चा होगा। आप जो डोसा खाते हैं, इडली डोसा खाते हैं, वो आप 20-30 रुपए वाला खा सकते हैं और वही टेस्ट मिलेगा जो ठेला पे 20-30 रुपए वाला मिलता है। अब बताइए क्या मुकेश अंबानी वो 20-30 रुपए वाला ठेला पे खा सकता है? नहीं, उसको वही ठेला वाला जो डोसा खाएगा वही इडली खाएगा, लेकिन उसे 500 रुपए लेगा। आपसे अगर वो 10 गुना कमा रहा है ना, तो 10 गुना खर्चा भी उसका। आपको यहाँ से थोड़ी दूर जाना है ना, आप पैदल चल जाएंगे, पैदल चल जाएंगे नहीं, लेकिन वो जा पाएगा नहीं, लोग नहीं जाने देंगे उसको। एक दिन गिर ले पैदल चलते यार। अरे यार वो सब उब जाता होगा सब गाड़ी में पीछे ना, तो सब घेर के ओकरा सेल्फी लेने। अंबानी साहब ये फोटो है, चलिए ध्यान देते हैं। ये याद हो गया। कर्मकांड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा। यज्ञ के साक्ष्य कालीबंगा। कर्मकांड बिना यज्ञ के कर्मकांड होगा, यज्ञ के साक्ष्य कालीबंगा। चूड़ी, इनफैक्ट कालीबंगा का अर्थ ही होता है काली चूड़ी। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली, क्या हो गया? काली चूड़ी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ज्यादातर स्थल हम लोग समझा दिए, अब आपको बताना चालू करते हैं। किसी को दिक्कत नहीं, ये ट्रिक वगैरह भाई, ये ट्रिक है, कोई किसी को मारेगा नहीं, मारेगा तो अंजाम बता ही दिए, क्या अंजाम होगा। आगे बढ़ जाए, पूछे क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा, सबसे उत्तरी स्थल, सबसे दक्षिणी, अरे सबसे दक्षिणी बता भैया, दैमाबाद। कौन सा जगह? दैमाबाद। सिंधु सभ्यता का विस्तार किस एरिया में नहीं हुआ था? ईस्ट साइड में, पूर्वी साइड में नहीं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? वो लोग लोहा से परिचित नहीं थे। हल कहां से मिला? हल, हल कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला। हल, हल बताइए, हल, हल बनवाली। कहां से? बनवाली। कहां से मिला? बनवाली। लोथल बोलता है, बोला बुका कहीं का। लोथल कहां से मिला? बनवाली। बनवाली किस राज्य में? क्या बनवाली की सड़कें अच्छी तरह बनी थी? कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी। याद रहेगा सब लोग को, किसी को दिक्कत नहीं, बनवाली से मिला। वेरी गुड। हम आप लोग को पाषाण काल पढ़ाए थे, पाषाण काल का टेस्ट ले लिया। अब आप टेस्ट में ध्यान दीजिएगा, जो लड़का टेस्ट नहीं देगा या टेस्ट के क्वेश्चन पेपर को नहीं संभालेगा, उसका पीडीएफ जो दिए उससे काम नहीं चलेगा। सीधी सी बात। बहुत सी चीजें हैं जो आपको पढ़ाए पीडीएफ में नहीं, आप देख लीजिए, नहीं है ना? अब वो कहां मिलेगा? टेस्ट में। कहां मिलेगा? टेस्ट। सिंधु सभ्यता का कल टेस्ट ले लिया जाए। रेडी है लोग? एप्लीकेशन वाले लोग, आप लोग बताएंगे। चलिए तो कल सिंधु सभ्यता का टेस्ट ले लिया जाएगा। एप्लीकेशन वाले सोच के जवाब देगा लोग, जल्दी बोलिए लोग। हां यस, सबका यस आ रहा है। कोई नो बोलेगा ना, ब्लॉक कर देंगे यहाँ से। कोई नो अगर बोल दिया उसमें सीधा ब्लॉक मार दो उसको। ब्लॉक करोगे तो कमेंट नहीं कर पाएगा, डिलीट करोगे ना तो एप्लीकेशन से चल जाएगा, फीस रिफंड नहीं होगा, चल जाएगा। देखो नो बोला था किसी बैच में, उसको डिलीट कर दिए, बेचारा को दोबारा एडमिशन लेना पड़ा। चिल्लाते रह के कर दीजिए ना, नो नहीं बोलना है किसी को। एकदम सब यस बोल रहा है, डरे कोई अभी तक नो नहीं बोला, एकदम सब यस बोलेगा। चलिए अब आगे बढ़े, आपको जानकारी जगहों के बारे में बता दी। अब बात आती है सिंधु सभ्यता चौपट कैसे हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि आर्य लोगों का आक्रमण हुआ, कुछ लोगों का कहना है जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ का कहना है कि भैया बाढ़ आ गई। बहुत सारे साक्ष्य, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रमाणित है, जो सबसे ज्यादा बिलीवेबल है, वो सिंधु नदी में क्या था? अचानक बाढ़। और रियल में भी बाढ़ बहुत ज्यादा तबाही लाता भी है। अब बिहार की, उत्तरी बिहार को तो बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। अरे यहाँ जानलेवा बाढ़ उस तरह से नहीं आता है बिहार में, हालांकि बिहार में आता जानलेवा, यहाँ के लोग हैबिचुअल है, उनको पता है कि आएगा बाढ़। छोटका लड़को जानता है कि बाढ़ आई तो भी, जिसका खुद का साइज बाढ़ के पानी से छोटा है इतने चुकी भी है ना, तो उसको भी पता है। पिछले बार चीज हम देखे थे, तो बिहार के लोग हैबिचुअल है। लेकिन उत्तराखंड 2013 याद कीजिए, बहुत हजारों लोग मारे गए, बहुत से लोगों का आज तक कोई अता पता नहीं मिला। तो बाढ़ काफी खतरनाक भी हो सकती है, बाढ़ के कारण ये मरे थे। लेकिन बाढ़ के कारण मरने की नहीं है, इस आए कहां थे सब सिंधु सभ्यता वाले? ये क्वेश्चन पूछता है आपके ज्यादातर, मतलब ये सी होगा, ये आए कहां सब थे? कोई आइडिया? आए कहां सब थे? कोई जगह आइडिया? कुछ भी इसमें नक्शा नहीं है वर्ल्ड का? भूमध्य सागर से, मध्य एशिया। भैया तो आर्य कहां से आए थे लोग? मध्य एशिया से तो आर्य आए थे। एप्लीकेशन वाले कोई आइडिया? घर से आए थे सब। अरे तो भैया घर में बता दो उसका कहां था, बोलता है घर से आए थे। मंगोल से, अफ्रीका से नहीं। देखिए अफ्रीका से तो पाषाण काल वाले आए थे, आदि मानव अफ्रीका से आए थे। आदि मानव कहां से आए थे? अफ्रीका। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोग को हल्का सा ये आउटलाइन दिखता होगा, मैप का क्लास तो है नहीं जो आपको स्पेशली मैप पता है, लेकिन ये अफ्रीका। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका। तो मानव सबसे पहले कहां आया? अफ्रीका। लेकिन ये सभ्य मानव था? नहीं, सभ्य मानव आया एशिया में। ये इराक के पास बस गया, मेसोपोटामिया में। कहां बच गया? मेसोपोटामिया। कहां पे? मेसोपोटामिया में 4 सभ्यताएं थी, जिसमें एक सभ्यता का नाम था सोमेरु की सभ्यता। कौन सा? सोमेरु की सभ्यता। तो ये जो आए थे सब कहां से आए थे? सब सोमेरु से आए थे सब। सिंधु सभ्यता वाले कहां से आए थे? सब सोमेरु। सोमेरु सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता का ही एक पार्ट है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का ही एक पार्ट है। जैसे भारत में जो साउथ इंडिया वाले लोग हैं, तमिलनाडु वाले लोग, उनका कल्चर देखिए अलग है, केरल वालों का कल्चर अलग है। अब किसी एक वीडियो में हम बोल दिए थे, मतलब यूट्यूब नहीं बोल देते हैं कि कभी-कभी हम बोलते साउथ वाला लोग लुंगी पहन के रहता है। हमारा बोलने का कोई गलत मतलब नहीं था, लेकिन आप कभी सोचते हैं केरल से एक आदमी पर्सनल मेल किए थे और कहते कि खान साहब आपको पता है आपका जो सूट है इससे महंगा हम लोग का लुंगी आता है। हम महाराज आपका आता होगा। हमारे कहने का ये कदाचित मतलब नहीं था कि लुंगी पहनना गलत है। हमारे कहने का सेंस था, हम स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बोले थे कि भैया वहां का कल्चर है। यार हमको कभी-कभी डर लगता है, हमारा भतीजा को कौन बुरा मान जाता है, समझ में नहीं। यार इसमें बुरा मानने की कोई बात है? हमके महाराज हमारा माफ कर दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं। हमारे बिहार में देख लीजिए लोग गमछा पहन के घूमते हैं, नहीं बांध देते गमछा। अरे बिहार के लोग गमछा मल्टी टैलेंटेड होता है, धूप लगेगा पगड़ी बांध लेगा, कोनो देख लगे पहले की है गमछा से मार
युवा काहे बोलते हैं? क्या हमें जैसे नॉर्मल टीचर को लोग इसी से छोटे-छोटे बात पे खींचने लगते हैं, प्रधानमंत्री को तो ये सब छोड़ेगा सब नहीं अगर कुछ बोल दिए तो। तो देखिए, तो ये लोग आए कहाँ से थे? सुमेरु से। सुमेरु की सभ्यता ये मैच करती थी मेसोपोटामिया के पश्चिमी भाग से। कहाँ से? पश्चिमी भाग से। तो ये कहाँ से आते हैं? पश्चिमी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया। तो आप बताइए, क्वेश्चन यहाँ फंस जाएंगे आपसे। कहेगा क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पीसीएस के एग्जाम में कि सिंधु सभ्यता की संस्कृति किससे मेल खाती थी? तो उसमें था मेसोपोटामिया की सभ्यता से। लड़का मार दिया मेसोपोटामिया, नहीं मैच खाती थी भैया। मेसोपोटामिया वाले देहाती थे और सिंधु सभ्यता वाले शहरी थे। लेकिन मेसोपोटामिया का जो पश्चिमी भाग था वह भी शहरी था। क्या था? शहरी था। तो ओनली और ओनली अगर कह देगा कि मेसोपोटामिया से मैच करती थी तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन जब कहेगा कि पश्चिमी मेसोपोटामिया तो क्या हो जाएगा? शहरी। या फिर कह देगा सुमेरु तो भी शहरी। अब अगर कह देगा कि कहां से आए थे? एशिया के कहां से आए थे? तो पश्चिमी एशिया से। कहां से? पश्चिमी मध्य एशिया से नहीं आते सब। कहां से? पश्चिमी एशिया से, वेस्टर्न एशिया से। किसने? वेस्टर्न एशिया, पश्चिमी एशिया से आए थे। इनके आगमन समझ में आ गया? कहां से आए थे लोग? पश्चिमी एशिया से। तो मेसोपोटामिया अभी कहां पे है? इराक में। अभी तो भी चौपट हो गया। जो बचा कचा था अमेरिका ने इराक को चौपट कर दिया। इराक चौपट हुआ अपने रहन की वजह से। उनको बहुत ज्यादा उतावलापन थे, बहुत ज्यादा जीवन में आप बर्बाद हो जाएंगे उसी दिन जिस दिन आपको गुस्सा आ जाएगा। अहंकार गलत चीज नहीं होता है बाबू। अहंकार को उत्पन्न करने वाली चीज गलत होती है। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे में अहंकार है? नहीं चाहता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर गुस्सा आएगा ना, कंफर्म उसके अंदर अहंकार आएगा। अहंकार एक ऐसा बीज है जिसके ऊपर गुस्सा एक ऐसा बीज है जिसके ऊपर अहंकार नामक वृक्ष जन्म लेता है। अगर आपको गुस्सा नहीं आएगा ना तो अहंकार आ ही नहीं सकता। मान के चलिए हमें गुस्सा नहीं है, आराम से कहेंगे, क्या कहेंगे? सर मेरी क्या औकात है मेरे आगे? बोलेंगे कभी? नहीं ना। लेकिन जहां गुस्सा आ गया तब आदमी नाप देता है, सब खानदान नाप देता है। कौन सी तोरा ये है वो है, नहीं समझ में आया। गुस्सा आता है तब, और नॉर्मल में ऐसा नहीं बोलता है। समझ में आ गया? देखिए सुबह ऑफिस वाले को हमरा ट्रक लगा के ऑफिस में तूर दी। देखिए ऑफिस का तोबड़ा तोड़ दिया। अभी 2 दिन पहले बनवाए थे। समझ में आ गया? और उसपे से सोच रहा उल्टे घुसिया हो रहा है, कहा हो गया टूट गया। तो सोच रहा हम नॉर्मल है तो तुम हमको क्या समझ रहा है यार? लेकिन इस चीज को याद रखिएगा अपने जीवन में। आप में से कितने लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है? लड़की लोग में सबको आता है, आप मत बताइए। लड़का आप लोग इसको संभाल करिए। देखिए गुस्सा नहीं यार करना चाहिए। जिसको गुस्सा आ गया हमसे यहाँ लिखवा लीजिए, लोग लाइव वाले लोग, एप्लीकेशन वाले लोग, सब लोग लिखवा लीजिए। आप अपनी बर्बादी के पहले दहलीज पे कदम रख चुके हैं। समझ में आ गया? गुस्सा बहुत गलत चीज होता है, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए। हम आपके सामने गुस्सा हो गया तो गेट खटखटा दिया था। लेकिन कुछ जगह जेन्युइन होता है, गुस्सा आना भी चाहिए लेकिन जरूरत पर। मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए। मतलब अब एकदम ऐसा ना कि एकदम जिंदगी को इतना सस्ता बना दीजिए कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कुछ थोड़ा सा रहना चाहिए लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये लोग सोचा इराक बर्बाद हुआ अपने चक्कर में। आगे देखें पश्चिमी एशिया से आए थे, चौपट कैसे हो गए? बाढ़ से। चौपट कैसे हो गए? बाढ़ से। चलिए आप देखिए ध्यान से। सिंधु सभ्यता की सड़कें दक्षिण से उत्तर नहीं थी, नॉर्थ से साउथ नहीं थी, पूरब से पश्चिम। कहां थी? पूरब से पश्चिम। क्योंकि हवाएं जो चलती हैं वो पूरब से पश्चिम ज्यादा चलती हैं। ये ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे हवाओं के डायरेक्शन में। ताकि सिंधु सभ्यता की सड़कें जब गंदी होती थी तो पूर्वा हवा या पश्चिमा हवा चलती थी तो सड़कें आधा साफ हो जाती थी। देखिए कितना दिमाग का सजरों के पास। जबरदस्त दिमाग। नालियां ढकी थी या खुली थी? नालियां ढकी होती थी। नालियां, सारी नालियां क्या एक जगह जाके एक जगह किसमें मिलती थी? गटर में। और वहां से उसका डायरेक्शन डिसाइड किया जाता। सिंधु सभ्यता की सभी सड़कें सीधी थी बशर्ते बनवाली की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी। सिंधु सभ्यता की सड़कें पे मकान के दरवाजे सड़क पर नहीं खुलते थे ताकि इससे दुर्घटना को बचा जा सके। वो घर के पीछे खुलते थे या साइड में खुलते थे और वहां से आपको कहां आना पड़ता था? मेन सड़क पर आना होता था। लेकिन क्योंकि लोथल एक बहुत बड़ा व्यापारिक जगह था इसलिए उसकी सड़कें रोड पर खुलती। सिंधु सभ्यता की जितनी भी सड़कें शहर थे उस सारे शहर के चारों ओर क्या बनाए गए थे? बाउंड्री बनाई गई थी, दुर्ग यानी वाल बनाए गए थे। सिवाय चनहुदड़ो, दुर्ग रहित शहर कौन सा था? चनहुदड़ो। कौन सा? चनहुदड़ो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा जगह था? चनहुदड़ो। सिंधु सभ्यता के शहर में भी जो भी शहर बसाए गए थे वो 2 टाइप से बसाए गए थे। जैसे ये कोई दुर्ग हो गया, ये तो समझ में आ गया कहां से आया था, इसको हटा देते हैं। ये दुर्ग बना देते हैं। ये एक दुर्ग हो गया। अब इसके अंदर क्या बसाए जाएंगे भैया? शहर बसाए जाएंगे। यहाँ शहर बसाए जाएंगे। अब ये जो शहर थे ये 2 कैटेगरी के शहर थे। इसी दुर्ग के अंदर 2 कैटेगरी के आपको शहर मिलेंगे। एक बहुत घना बसा हुआ, एक बहुत मतलब नॉर्मल अपार्टमेंट सोसाइटी टाइप का बसा हुआ। शहर जो दुर्ग के अंदर थे वो कुछ ऊंचाई पर बनाए गए थे, अब कुछ शहर नीचे पे बनाए गए थे। तो जो ऊंचाई वाला एरिया था वो संभ्रांत लोगों के लिए था, एलीट क्लास के लोगों के लिए था, बड़े लोगों के लिए था। जैसे गांव का प्रधान हो गया, बहुत रईस आदमी हो गए, इन लोग के लिए जो मकान वगैरह बनाए थे वो कहां रहते थे भैया? ऊंचाई पर। कौन सा? ऊंचाई पर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। कहां पे बनाए गए थे? ऊंचाई पर। और जो मजदूर तबके के लोग थे, मतलब जो मिडिल क्लास या लोअर देन मिडिल, उन लोग के मकान कहां थे? नीचे वाले जगहों पर थे। कौन सी जगह पे? नीचे वाले जगहों पे थे। अब ऐसा अब आप देखिएगा जितनी सिंधु सभ्यता की जगह मिले हैं उसमें से ज्यादातर एरिया जो थे पहाड़ी वगैरह या नदी वगैरह के आसपास थे। तो जो नदी के किनारे की जगह होते हैं ऑलरेडी नीचे होते हैं। नदी तो ऐसे ना नदी होगा भाई। तो जो ऊंचाई पर शहर थे वो किसके थे भैया? बड़े बड़े लोगों के। किसके? और जो नीचे वाले शहर थे निम्न वर्ग के लोगों के लिए था। आगे बढ़ जाए। सिंधु सभ्यता में पिता का महत्व था या माता का? मातृसत्तात्मक यानी माता का महत्व ज्यादा था। मातृ देवी की मूर्ति थी। यहाँ विष्णु भगवान की पूजा या शिव भगवान की? शिव भगवान को क्या कहा जाता है? पशुपति। क्या कहते हैं? पशुपति, पशुओं का ध्यान रखने वाला। तो ये पशुपति थे। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसकी शैली यानी इसकी जो लिपि थी क्या उसे पढ़ा जा सका है? क्या इसे पढ़ा जा सका है? नहीं। ये आदि ऐतिहासिक काल की थी, पढ़ी नहीं थी। लेकिन इसकी लिपि थी कैसी? भाव चित्रात्मक यानी फोटो वगैरह बना के, फोटो वगैरह बना के। क्या ये लोग तलवार से परिचित थे? नहीं परिचित थे। तलवार से परिचित नहीं थे। इनके जो हाथी के दांत कहां से मिले? हाथी की खोपड़ी हड़प्पा, हाथी की खोपड़ी हड़प्पा से मिले। क्या यहाँ पर सती प्रथा के साक्ष्य देखने को मिले हैं? हाँ देखने को मिले हैं। लोथल से युगल समाधान यानी कपल जो उनकी फुनरल सेरेमनी थी उसके आधार पर हम कह सकते थे। क्या यहाँ पर सिंधु सभ्यता का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक? मातृसत्तात्मक। कैसा था भैया? मातृसत्तात्मक। क्या यहाँ पर व्यापार होते थे? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है, व्यापार कृषि। लेकिन उसी कृषि वाले सामान का क्या होता था? व्यापार होता था। इनका व्यापार मुख्यतः किस देश के साथ था? फारस। फारस का अभी का नाम ईरान। फारस का अभी का नाम ईरान। फारस का अभी का नाम ईरान। किसी को कोई दिक्कत नहीं? फारस का अभी का नाम क्या था? ईरान है। आगे बढ़ जाए। या लोथल कैसा शहर था? गोदीवाड़ा। बंदरगाह थे सब कहां पर? लोथल में। लोथल में क्या था? बंदरगाह। लोथल में बंदरगाह, गोदीवाड़ा या फिर बंदरगाह। आगे बढ़ जाए। किसी को दिक्कत नहीं ना? यहाँ पर अब थोड़ा सा आगे समझते हैं। यहाँ के मोहरों पर सबसे ज्यादा चिन्ह जो मिला है एक सींग वाला जानवर का मिला। इसका एक सींग वाला जानवर का मिला। हालांकि इस चीज पर 2 चीजों के साक्ष्य देखने को नहीं मिले। एक गाय, दूसरा घोड़ा। गाय, घोड़ा, हाँ शेर का भी साक्ष्य नहीं मिला। शेर का भी
साक्ष्य नहीं मिला तो तीनों जानवर याद रखेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन में पूछता है किसका, गाय का, किसका, गाय का। आगे बढ़ जाए, किसका साक्ष्य नहीं मिला है, गाय का। गाय, घोड़ा, शेर, इस सब का साक्ष्य मिला है नहीं, इस सब का साक्ष्य नहीं मिला। यहाँ पर माप तोल भी होते थे। माप तोल मतलब सामान खरीदना। अभी हम लोग के यहाँ सामान जो खरीदा जाता है वो ग्राम में भी खरीदा जाता है, ग्राम से भी नीचे खरीदा जाता है। सोना खरीदना है तो क्या करें, 10 ग्राम सोना दे दीजिए। सोलह में खरीदता आदमी 10 ग्राम भर में, भरी में, समझ में नहीं, भर में। इधर भी हुआ है क्या तुम्हें? और कुछ हाल फिलहाल में भी होता है तो सोना का भाव जानते रहता है, ऐसे भी जानते होगा भैया। भर का रेट अभी सोना वगैरह का महत्व लड़की सबके लिए ज्यादा वैल्यू रखता है सोना। अगर लड़का सबके लिए सोना का मतलब, हमको एक बहुत बड़े विद्वान आदमी थे ज्योतिष के, उन्होंने कहा था कि आप सोना पहन लीजिए, तब पहनना चाहिए, शुभ होता है। सोना का चेन पहन लो। भाई साहब हमका मतलब तो समझ में नहीं आता है भाई, भगवान जो सोना का चेन पहन सकता है क्या उसका दिन खराब चल रहा है? मतलब हमको तुम भैया नहीं दियो, जो सोना का चेन पहन सकता है उसका दिन खराब कैसे है? यहाँ 2 रोटी खाने को जिसको नहीं रहता उसको कहिएगा कि सोना का चेन पहन ले तो दिन सही हो जाएगा। ये सब देखिए अच्छी बात है, आप मानिए ना मानिए हम नहीं बोलते, लेकिन भैया ये सब पे भी कुछ 100% मतलब सही भी नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता में माप तौल की जो चीज थे वो सबसे बड़ी खराबी उसकी थी 16 किलो के नीचे का बाट नहीं था। आपको कम से कम कोई चीज कितना खरीदना पड़ेगा, 16 किलो, यानी उसके हर एक बाट कितने किलो के थे, 16। अब 16 से अगर आपको चाहिए 20 किलो तो नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 32। 16 को 2 को रख देगा, 16 16 का क्या देगा, 32। आपको 32 के बाद क्या मिल सकता है, 48। क्या मिल सकता है, 48। लेकिन सिंधु सभ्यता में जो माप तौल के बाट थे वो किसके थे, 16, मतलब कितने के थे, 16 के गुणज थे। कितने गुणज थे, 16 के गुणज। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता की नगरी यानी अर्बन सिविलाइजेशन थी। कैसी थी, अर्बन से। इसका आकार कैसा था, इसकी जानकारी चार्ल्स मैसन। अब यहाँ सबसे बड़ा चीज अटक जाता है मृद भांड में। इसमें मृद भांड आप लोग में कंफ्यूजन में नहीं है, मृद भांड को लेकर नहीं है भाई, एप्लीकेशन वाले क्या आप लोग मृद भांड को लेकर कंफ्यूजन में नहीं है? नहीं है भाई, सब बोलता है भैया, हम लोग जब पढ़ते थे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन में था, समझे में नहीं आता था। गेरू वर्णीय मृद भांड, गैरिक वर्णीय मृद भांड, धूसर मृद भांड, लाल मृद भांड, तो कौन कब था समझ में नहीं आता था। कहेगा कि मृद भांड, कहेगा वैदिक काल के मृद भांड कैसे थे, तो धूसर मृद भांड थे। अब आप लोग को दिमाग में थोड़ा सा खटकता होगा कि भैया ये धूसर क्या है, ये क्या है, तो बेहतर है कि हम आपको थोड़ा थोड़ा मृद भांड बता चुके हैं। क्यों ना आपको एक टॉपिक टाइप का समझा दें मृद भांड। आपको तो इतना तो समझ में आ गया मृद भांड का मतलब होता है तो मिट्टी के पॉट, पॉटरी बोलते हैं जिसे, क्या कहते हैं, पॉटरी। तो ये अलग अलग कलर के थे। धूसर मृद भांड किसे कहा जाता था, जो भैया किस कलर के थे, ग्रे कलर के। किस कलर के, ग्रे कलर के। धूसर मृद भांड उसे कहा गया। गैरिक मृद भांड थोड़े से लाल रंग के थे। थोड़ा सा ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सिंधु सभ्यता के जितने भी मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो किस चीज के मिले, मृद किस रंग के मिले, लाल। किस रंग के मिले, लाल, क्योंकि यहाँ टेराकोटा चलता था। टेराकोटा का मतलब बेटे, और उसको गर्म करने पे हल्का वो लाल हो जाए, तो टेराकोटा, टेराकोटा की वजह से यहाँ कैसी मृद भांड मिली भैया, लाल मृद भांड। कैसा, लाल मृद भांड। लेकिन वही धूसर मृद भांड का देखा तो सिंधु सभ्यता के बाद जो वैदिक काल आया था, कौन सा आया था, वैदिक काल, तो उसमें कौन सा सभ्यता, कौन सा मिला था, धूसर। कौन सा, धूसर। लेकिन अगर हम आपसे कह देते हैं चित्रित गेरू वर्णीय मृद भांड कहाँ मिला था, हस्तिनापुर, याद है, गेरू वर्णीय मृद भांड पाषाण काल में मिले थे सब। आपको पाषाण काल बता दिया, अभी क्या बता दिया, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का आपको कल क्या कर लेंगे, टेस्ट ले लेंगे, सब लोग रेडी है, लोग एप्लीकेशन वाले भी रेडी है। सिंधु सभ्यता के बाद हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता, हांगो नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इस सब चीजों की सभ्यता के बारे में टोटल चीजों को बता देंगे। तब हम लोग चलेंगे किसमें, वैदिक काल में। कल टेस्ट के लिए सब लोग रेडी रहेंगे, एप्लीकेशन वाले लोग भी सब लोग रेडी रहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, कल मिलेंगे टेस्ट की तरफ बैठे रहते हैं। देखिए मृद भांड, पोट्री, इसमें क्वेश्चन समझिए कहां से देगा। आप में से कितने लोग नेट जेआरएफ का नाम सुने, सुने? बाकी ज्यादातर 90% लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एमए यानी पीजी करके छोड़ देते हैं। पहले क्या था, इस यूजीसी एक संस्था थी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे कहा गया कि आप एक एग्जाम लीजिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो इस टेस्ट को पार कर जाएगा उसे आप पढ़ाइएगा और उसे बनाइएगा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पीएचडी की डिग्री दे दीजिएगा। क्या दे दीजिएगा, पीएचडी की डिग्री। और पीएचडी की डिग्री लेने के बाद ये कहलाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद बन जाएगा प्रोफेसर। क्या बन जाएगा, प्रोफेसर बन जाएगा। यानी अगर आपको पीजी कॉलेज में पढ़ना है, सब लोग ध्यान से समझो भाई, टेस्ट नहीं होगा अभी। चलिए लाइव वाले सब एक और लेट से ज्वाइन करता है, लड़की होगी वो। चलिए देखिए ध्यान से, तो एग्जाम कराने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए कोई ना कोई संस्था चाहिए जो एग्जाम कंडक्ट कराए। गवर्नमेंट तो एग्जाम कंडक्ट नहीं कराएगी तो किसे दे देती थी, यूजीसी को। एग्जाम का नाम क्या था, नेट। पढ़ाई कौन सी होती थी, अभी एग्जाम पास कीजिएगा तो पीएचडी से छोड़ दीजिएगा तो कूल घोड़ा बैल पीएचडी कर लेगा, ये पीएचडी हो जाता। फिर आपको क्या बना जाता था, असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर आप क्या बन जाते थे, प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर रीडर, फिर आगे जाके ऐसे पोस्ट होते रहते थे। स्टार्टिंग होती थी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, समझ गए कि नहीं? अब इसमें क्या था कि जो नेट का एग्जाम देते थे उस एग्जाम में भी एक कंडीशन अप्लाई थे कि अगर आप बहुत अच्छा नंबर से पास हो गए ना, टॉप 15% में आ गए, 15% टॉप में आ गए, तो सरकार अपने पास से आपको पैसा देती थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। क्या कहती थी, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो दोनों एक ही चीज था। देखिए ध्यान से, आपको एग्जाम देना था नेट का, नहीं जेआरएफ का एग्जाम देना था। सपोज कीजिए नेट के एग्जाम में 100 लड़के पास हुए, इसमें से 85 लड़के क्या कहलाएंगे कि भैया हम नेट कर रहे हैं, और 15 लड़के भी क्या कहलाएंगे, हम भी नेट ही कर रहे हैं। लेकिन 15 लड़कों को सरकार अपने पास से पैसे देती थी, बहुत बड़े अमाउंट में देती थी, 30-40 हजार रुपए महीना सैलरी से जाते हैं रिसर्च करने, अभी भी मिलता है। तो ये जेआरएफ केवल उनको मिलता है जो टॉप स्टूडेंट थे, ताकि आप रिसर्च कीजिए, नए नए चीजों को थीसिस लिख के दीजिए आपको रिसर्च करने के लिए। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो नेट है वही जेआरएफ है। अपने पैसा से पढ़िएगा तो नेट कहलाएंगे, और अगर सरकार के पैसा से पढ़ रहे हैं तो नेट जेआरएफ कहलाएंगे, नेटवे कहलाएंगे, लेकिन नेट जेआरएफ कहलाएंगे। ये केवल आपको एक सर्टिफिकेट दे देता है कि आप नेट पास है। अब इसके बाद आप यूनिवर्सिटी तय कीजिए, इसकी वैलिडिटी 2 साल है। तो मान के चलिए इसको पास कर लिया, अब आपको यूनिवर्सिटी तय कर लीजिएगा, आपको पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है, या फिर मगध यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना है, या फिर इलाहाबाद कहाँ का। अब हर यूनिवर्सिटी में आपका डायरेक्ट एग्जाम नहीं लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। अब मान के चलिए कोनो घोंचू सोचेगा जेएनयू से पीएचडी कर ले, नहीं होगा। भले आप ये पास हो गए तो आपको उसी हिसाब से इंटरव्यू पास करके देना पड़ेगा। फिर आप क्या करेंगे, पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, नाम क्या लग जाएगा, डॉक्टर। लेकिन वो डॉक्टर चीर फाड़ वाला नहीं है, फिलोसफी वाला है। कौन सा, फिलोसफी। उसके एग्जाम में ये क्वेश्चन फिक्स है कि मृद भांड से पूछेगा। उसमें ये जेआरएफ के एग्जाम में फिक्स है कि आपको मृद भांड से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है।
अब सोचो यार, अगर 30-40 हजार आपको पढ़ने के लिए दे रहा है, टोटल मिला के अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसमें कई जगह से पैसे मिलते हैं। आप जैसे मान के चलिए आप यूपी से पीएचडी कर रहे हैं, तो यूपी गवर्नमेंट की कुछ स्कीम होती है, हर स्टेट की अपनी स्कीम होती है कि जो पीएचडी करेगा हम उसको 10,000-12,000 रुपए महीना स्कॉलरशिप देंगे, छात्रवृत्ति जिसको नहीं दिख रहा है वीडियो, दिख रहा है ना, लोल है मोतियाबीन है वो, चलिए ध्यान दीजिए। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे देती है, यूनिवर्सिटी के अपने कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं कि जो हमारे यहाँ से पीएचडी करेगा हम उसको जो भी 5-7 हजार देंगे, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है, मिला जुला के आपकी सैलरी बराबर वो स्कॉलरशिप हो जाता है। अच्छा वो भी, तो उसमें ये एग्जाम पूछता है, हालांकि यूजीसी ने कह दिया था कि भैया हमारे पास का नहीं है एग्जाम कराना, क्योंकि यूजीसी के पास टाइम नहीं था कि हर यूनिवर्सिटी पर वो नजर रखे। पूरी यूनिवर्सिटी पर नजर कौन रखता है? यूजीसी, वरना घोटाला हो गया, पेपर लीक हो गया, क्या हो गया, सब यूजीसी उठा के गवर्नमेंट ने इसे किसे दे दिया? सीबीएसई। किसको दे दिया? सीबीएसई। तो सिर्फ पीएचडी सीबीएसई बोर्ड हो गया। सीबीएसई बोर्ड नहीं हुआ, सीबीएसई को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आप फेयर एग्जाम कंडक्ट करिए। सीबीएसई बोर्ड में नकल वकल नहीं होता है, पर नहीं पाएगा, सब होता है सब। हिंदी मीडियम वाला क्या सोच रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा दो तब वो नकल कर लेता है। पढ़ने में ठीक होता है सीबीएसई वाला, नकल की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए, तो उसमें मृदभांड का टॉपिक ज्यादा पूछता है। तो मृदभांड जो है भैया ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। मृदभांड को पहले तो इसे लोग समझते ही नहीं थे, इसे पढ़ना भी चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। ये मृदभांड जो है इसकी शुरुआत जो किए थे फ्लिंडर महोदय ने किया था। किसने किया था? फ्लिंडर महोदय ने। वर्ल्ड में इन्हें किसने किया था? फ्लिंडर में। तो भैया भारत में भी कोई ना कोई क्या होंगे, जनक होंगे। तो भारत में थे बीबी लाल। कौन थे? बीबी लाल। कहाँ मिला था याद है? कालीबंगा में। कालीबंगा भारत में बीबी लाल। और इसका महत्व इतना बढ़ गया कि कहा जाता है कि यह पुरातात्विक अध्ययन का, आर्कियोलॉजिकल स्टडी का ये अल्फाबेट है। क्या है? अल्फाबेट है। यानी क्वेश्चन पूछा था आपका जेआरएफ में कि पुरातात्विक अध्ययन का वर्णमाला, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट किसे कहा जाता है? यानी आर्कियोलॉजी, पुरातत्व यानी पुरानी चीज को अध्ययन का वर्णमाला किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? मृदभांड को। किसे? मृद। अल्फाबेट यानी वर्णमाला है, अल्फाबेट यानी वर्णमाला है, यानी आर्कियोलॉजिकल अध्ययन का ये अल्फाबेट। अब अगर किसी को एबीसीडी याद नहीं रहेगा तो उससे कल्पना करेंगे कि वो अंग्रेजी बोलेगा? नहीं बोल सकता वो। हिंदी नहीं, हिंदी अलग चीज है कि हम लोग डेली बोलते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा फेमिलियर है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? अल्फाबेट के नाम से जाना जाता है। इसकी पहली बार जो साक्ष्य मिला है ना, ये पहला साक्ष्य जो मिला है 9 पाषाण काल से मिला है, और 9 पाषाण काल से लेके उसके बाद मिलता आया है कंटिन्यू। बफरिंग क्यों कर रहा है जी? एक मिनट रुको। ठीक तो बाजो इस पे। नहीं बफरिंग कर रहा है जी, हम एक ही जगह खड़े थे, हमको पैर में थोड़ा गड़बड़ है इसलिए सोच रहा है कि सर रुक गए। अरे नहीं रुके रे भैया, हमारा पैर में थोड़ा सा, ठीक है ना, अरे पैर में हमसे चला नहीं जा रहा असल में। नहीं, उनको लग रहा होगा ना कि जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो आवाज जाता है, वीडियो रुक जाता है। तो हम एक ही जगह खड़े थे तो उनको लग रहा था आवाज जा रहा है, सर रुक गए। हमको दिक्कत हो रहा है चलने में। असल में क्या है ना कि हमारे मोहल्ले में जो कुत्ता होते हैं उनको डेली खाना पीना खिलाते रहते थे हमेशा। लॉकडाउन की वजह से घर चले गए थे, वो सबको मिले नहीं। अचानक आए ना, बहुत खुश था सब, कैंसर आ गए। बहुत खुश। हम खाना पीना उन सबको हमेशा खिलाते रहते थे, तो गोदी में खेलने लगता है। सबको ठंड लगता था तो रूम में ले आके छोटा छोटा जब था सब तो हीटर चलाते थे, हम हीटर खरीदे थे उन्हीं सबके लिए। तो बड़ा प्रेम से तो खाना पीना खिलाते थे ना, तो वही दुलार के चक्कर में इसे कूदा, बस हमको हाथ हटाना चाहिए, हल्का सा लग गया। डॉक्टर लोग सलाह दिए कि भाई इंजेक्शन लगा लीजिए। हालांकि कोई मतलब नहीं बनता, सोचा ना ब्लड आया ना कुछ, लेकिन होता है ना कि एक बार डॉक्टर बोल दिया नहीं इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, और सोचा दिमाग पे चढ़ गया। उस पे हमने YouTube पे एक वीडियो देख लिया रेबीज का, तो लिखता है कि 100% मृत्यु निश्चित। हम ये खतरनाक है इसको, चल इसका कोई इलाज नहीं है और खतरनाक। इंजेक्शन ले लेना चाहिए, गए हम इंजेक्शन लेने के लिए वहां पर पीएमसीएच में। तो हमारे आगे भी कई मरीज थे लोग, वहां पे एक तो सिस्टर जो इंजेक्शन लगाती है वो मिल गई जान पहचान की YouTube पे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो और भी महिला थी, तो महिला खड़ी पूछ रही आपको क्या हुआ? तो हमरा सीआर कट लिया। सीआर कहाँ से काट लिया? देखो को बंदर काटा था, देखो छोटा बच्चा था उसको भी कुत्ता जाते काट लिया था। हमको नॉर्मल था, मतलब काटा भी नहीं, पता नहीं मेंटलिटी, लेकिन फिर भी अगर हल्का सा बाइट लग जाता है तो लगवा लेना चाहिए, क्योंकि ठीक नहीं हो सकते इसमें। इंजेक्शन लगा लेना, सबको लाइन से बैठा दी और इंजेक्शन जो निकाली ना वो भैंस वाला, इतना तो उसमें दवा था, पहले पूरा इंजेक्शन में ना हवा का जगह नहीं था, पूरा भर के था। जो उसका लोहा वाला सुई वाला नोक होता है ना, इतना मोटा था भैंस बराबर की, उतना मोटा रजाई सिलने वाला सुई नहीं होता, उतना मोटा था। और चारों लोगों का एक के बाद निकाली भैया, सबको 5 लोग थे, 5 लोगों का एक के बाद निकाली, झोंचे लेके आई, कई सर बैठी इधर। तो हम कहें कि 5 मेरे ही लिए क्या? तो करिए क्या, और नहीं तो क्या हम अपने लिए रखेंगे। हम कह आज ससुरा कहेंगे, हम समझ रहे थे कि सबका है, हमको लगा कि अपनी सुविधा के लिए बेचारी एक के बाद सब भर ले रही है, लाइन से बैठाएगी। एक फिर करिए आपके साथ कोई अटेंडेंट नहीं है, मतलब आप तबियत बिगड़ने पे आपको दे जाए। हम स्टाफ लोग बाहर रखे थे, हमके कोरोना है, कहाँ जा रहे हो डॉक्टर के? ले जाते हैं आराम से, वहाँ क्या दिक्कत है? स्टाफ लोग बाहर था लोग, लेकिन ना जब तक आपके साथ कोई अटेंडेंट मतलब आपका ध्यान रखने वाला नहीं रहेगा तब तक हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे। इसको लगाने के बाद लोग बेहोश हो जाते हैं। और यार मतलब ना ये हाथ एक इंजेक्शन तो यहाँ टेडबैक का पहला लगा, उसके बाद एक जीरो वाला यहाँ लगा। जब तू वो लग गया ना तब पूछ रही है कि तो मोटका भैंस वाला 4 गो था, फिर नाश्ता किए हैं तो बस ब्रेड वगैरह किए, नहीं पहले भर पेट खाइए, नहीं तो भूखे रहेंगे तो ऐसे ही लग जाएंगे। उसके बाद इतना मोटा मोटा अरे वो जांग में लगता है एकदम यहाँ पे, और मतलब हाथ में लगाएंगे तो आर पार हो जाएगा, बहुत बड़ा होता है। बस उसी लिए थोड़ा सा ना हल्का सा समझते हैं, इतना मोटा इंजेक्शन लग जाता था, दिक्कत होता है चलने में। तो हम इसीलिए खड़ा है, तो उसको लग रहा है कि बफरिंग कर रहा है वीडियो। अरे हम खुदे बफरिंग हो रहे हैं यार, रात भर सोया नहीं गया है, लेकिन लगा लेना चाहिए आपको। अगर कभी डॉग बाइट हो जाए लगा लेना चाहिए, कभी लापरवाही नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, बफरिंग नहीं कर रहा है। आगे देखिए, वर्णमाला कहा जाता है। इसका जो पहला साक्ष्य मिला है वो कहाँ पे मिला? 9 पाषाण काल। यहाँ पे 9 पाषाण काल में, 9 पाषाण काल में कहाँ से मिला है? इलाहाबाद से। प्रयागराज हो गया है, आप समझते हैं, इलाहाबाद का ये प्रयागराज का, अभी के हिसाब से प्रयागराज में हो गया, ठीक है। ये जो होता है 9 पाषाण काल में, इसमें अब इसका अध्ययन जो होता है, ये जो होता है भैया पॉटरी जो होता है, इसका अध्ययन पॉटरी कहलाता है, मृदभांड कहलाता है। इसकी आयु कैसे निकालते हैं? तो भैया पॉटरी की आयु आप यूरेनियम विधि द्वारा नहीं निकाल सकते। किसी चट्टान की आयु निकालने के लिए हम यूरेनियम विधि का प्रयोग करते हैं। जीवाश्म की आयु निकालने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं।
पेड़ पौधों की आयु निकालने के लिए उसके कैम्बियम यानी वलय गिनते हैं। जानवरों की आयु निकालने के लिए सींग और दांत देखते हैं। पुरुष की आयु निकालने के लिए पूछ लेते हैं। महिला की आयु निकाल ही नहीं सकते, कुछ भी कीजिएगा 25 से ज्यादा निकलेगा ही नहीं। अब इसकी आयु कैसे निकाल देते हैं? तो इसको निकालने के लिए थर्मोल्यूमिनेंस का प्रयोग किया जाता है। थर्मोल्यूमिनेंस, ल्यूमेन होता है ना ये चमक का, तो थर्मोल्यूमिनेंस का प्रयोग किया जाता है। और आयु बताइए, पोल्ट्री की आयु निकालने के लिए किसका प्रयोग किया है? थर्मोल्यूमिनेंस लिख देते हैं, थर्मोल्यूमिनेंस नहीं, थर्मोल्यूमिनेंस। ये बता देता है कि कौन से चीज को गर्म किया गया था। जैसे मिट्टी के बर्तन है, तो मिट्टी के बर्तन को जब आप गर्म करते हैं तो कितने समय पहले गर्म किए थे। अगर आप कार्बन 14 द्वारा या यूरेनियम विधि द्वारा निकालेंगे ना, तो वो उस मिट्टी की आयु को बता दे, न कि मिट्टी के बर्तन को पकाया कब गया था ये बताएगा। तो सबसे भयानक गलती ये हो जाएगा, मान के चलिए हमने यहाँ मुसल्लापुर हाट पटना से कोई मिट्टी निकाला, गंगा घाट से, उसका बर्तन निकाल बना दिए, तो वो तो बन गया मृतभांड। और अगर हम इसमें यूरेनियम विधि से निकालेंगे तो वो बर्तन की आयु नहीं बताएगा, किसकी बता देगा? मिट्टी की बता देगा। तो यूरेनियम विधि से मिट्टी की आयु थोड़ी निकालना, हमें आयु किसकी निकालनी है? बर्तन की। तो थर्मोल्यूमिनेंस विधि द्वारा इसे क्या किया जाता है? निकाला जाता है। जिस तरह से सिंधु सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल आप बताइए किस जगह से मिले, किस राज्य से मिले? कहां से? गुजरात से। गुजरात से ना मिले जी? कितने मिले? हाँ 200। टोटल कितने थे? लगभग 350 के आसपास थे, जिसमें 200 अकेले कहां से मिल गए? गुजरात से मिल गए। उस तरह ये क्वेश्चन क्या नहीं पूछेगा कि मृतभांड जब भारत में मिले हैं, वो भी नवपाषाण काल से मिलते आ रहे हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा मृतभांड कहां से देखने को मिले? हस्तिनापुर। हाँ, सबसे ज्यादा तो हस्तिनापुर देखने को मिला था। तो मृतभांडों का पहला अध्ययन जो व्यवस्थित ढंग से किया गया वो कहां से किया गया? हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर से किया गया। यानी सबसे ज्यादा मृतभांड कहां से मिला? हरियाणा से। हरियाणा से मिला। कहां से मिला? हरियाणा से मिला। लेकिन पहला साक्ष्य कहां से मिला भैया? इलाहाबाद से मिला। किसी को कोई दिक्कत नहीं आता? आगे बढ़ जाए। अब देखिए, ये मृतभांड को हम 4 कैटेगराइज में बांटते हैं। एक जो हड़प्पा के वक्त में मिला था, हड़प्पा सभ्यता जब खत्म हुई, यानी सिंधु सभ्यता जब खत्म हुई, तो उस समय आ गए आर्य। कौन आ गए? आर्य। और आर्य संस्कृत बोलते थे, इसलिए उन्होंने वेदों की रचना कर दी। तो आर्य के काल को, जिस समय भारत में आर्य रहते थे, उस काल को हम लोगों ने कहा वैदिक काल, क्योंकि उसी समय बैठ के वो वेदों की रचना कर दी। तो जैसे सिंधु सभ्यता खत्म हुई, कौन सी सभ्यता चालू? वैदिक। तो वैदिक काल जब खत्म हुआ तो चालू हो गया महाजनपद, यानी शहर बनना चालू हो गया। क्या बन गया? शहर बनना चालू हो गया। शहरों का निर्माण हुआ, जिसमें मगध बहुत बड़ा महाजनपद यानी बहुत बड़ा शहर बनकर उभरा था। तो बेसिकली आपको कितनी चीज देखने को मिलेगी? हड़प्पा देखने को मिलेगा। हड़प्पा के बाद क्या मिलेगा? वैदिक काल। क्या मिलेगा? वैदिक। उसके बाद महाजनपद मिलेगा। टोटल ये 3 टाइप के ही आपको सीक्वेंस में देखने को मिलते हैं। महाजनपद जब खत्म हो जाएगा ना, तो फिर आपको बड़े बड़े राजा देखने को मिलेंगे, हर्षवर्धन वगैरह। हालांकि महाजनपद से ही राजा देखने को मिल जाते हैं, अशोक वगैरह महाजनपद के काल के। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भैया बताइए, हड़प्पा के वक्त में कौन सा मृतभांड था, वैदिक काल में कौन सा मृतभांड था, और महाजनपद के काल में कौन सा मृतभांड था? कौन सा? मृतभांड यानी पोल्ट्री था। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसी पोल्ट्री होंगी जो इन तीनों में कॉमन होंगी। किसमें होंगी? इन तीनों में कॉमन होंगी। कुछ ना कुछ तो होगा ही। बहुत सी चीज, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, हम लोग मंजन छोड़कर पेस्ट पे आ गए। आज कोई मंजन यूज करता है? हाँ, कोई मंजन यूज करता है? गाँव में भी करता है ना, सफेद का मंजन। अरे वो सफेद का तो जो बचपन में खा जाता था लेके, कोलगेट वाला। तो आदमी धीरे धीरे उसको छोड़ा कि नहीं छोड़ा, स्लेट पे लिखना छोड़ दिया, चौक से लिखना छोड़ दिया। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ी, हम लोग में बहुत सारे चेंजिंग है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीजें जो पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी ही है। जैसे चौकी देखते हैं, कितना बड़ा टू डेवलप हो जाए, घर में चौकी मिलबे करेगा। अभी शादी हुआ तो दीवान पलंग मिल जाएगा। वो दीवान पलंग नौकरी वालों को मिलता है, बाकी सबको तो कोई नौकरी ना मिलेगा, खटिए दे देगा जो। अब आज भी देखिए, खटिया का प्रयोग यानी चारपाई का प्रयोग या चौकी का प्रयोग बहुत साल से आ रहा है और अभी तक हो रहा है। तो कुछ ऐसे मृतभांड होंगे जो इसमें भी होंगे। तो हड़प्पा के सभ्यता में गैरिक मृतभांड चलता था, वैदिक काल में चित्रित धूसर मृतभांड चलता था, और इसमें जो था ये पॉलिश किए हुए मृतभांड चलते थे। महाजनपद के काल में कैसे चलते थे? पॉलिश किए। महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद आप लोग को पता होगा भाई, कौन सा है? मगध महाजनपद। कौन सा? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद दक्षिण भारत में या उत्तर भारत में? अरे उत्तर भारत यार था यार, तुम लोग भी दक्षिण भारत देखो, नॉर्थ इंडिया में था भाई। जितने महाजनपद थे ना, नॉर्थ इंडिया में थे। माहिष्मती एक तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा था, देवसेना वाला। माहिष्मती एक माहिष्मती थी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी महाजनपद थी। बाकी आपका जितना महाजनपद था सब कहां था? उत्तर भारत में था। तो ये जो तो पाकिस्तान में भी था। अब ये महाजनपद पे काहे फोकस कर, जब उस पे पढ़ना ही नहीं है। बस आपको नॉर्मली बताते 16 टोटल शहर हुए थे महाजनपद के। तो यार कौन बोलता है हैप्पी बर्थडे? हमरा खुद का बर्थडे याद नहीं, थोड़ा देर पता चल गया। क्या बोला? हैप्पी बर्थडे गुरुजी। ले ये कहीं देख ले होगा यूट्यूब पर जिसका चैनल नहीं चलता है वो आके बोलता है देखिए खान सर के कितने बच्चे हैं, हमसे पता कीजिए। तो लोग खोटा उसको क्लिक कर देते हैं, अरे खान सर के बारे में बता रहा है यार। हमारे ओरिजिनल चैनल के बारे हमको भी मन किया कि देखते हैं हमारा चैनल का क्या हाल है, तो लिखे खान जीएस रिसर्च सेंटर। तो हमारा खुद का चैनल 5वां नंबर पे गया, फर्जी वाला सबका ऊपर आ गया। लेकिन हमको भी एक जगह बड़ा खुशी हुआ, लॉकडाउन में एक बेचारी महिला आई थी, हाथ जोड़ने लगी, कहीं आपकी वजह से हमारे घर का सब दुख हो गया। मुझे लगा नौकरी हो गया होगा। हम कहें अच्छी बात है, पढ़ाई की। हमारा लड़का आपके पास नहीं पढ़ा है। हम कहे तो हमारा का लिए धन्यवाद करिए, हमारा लड़का जो है ना आपके चैनल पर कॉपी कर लिया था, उससे बहुत पैसा कमा लिया। हम लॉकडाउन में बहुत समस्या आ गया था, हम यही लॉकडाउन में 2 बेटी का ब्याह करके निकला दिया। हम कहे चल भाई कम से कम इतना तो कमाए हम। चलिए देखिए ध्यान से, तो हमारा बर्थडे विश करता है पगला कहीं। देखो हड़प्पा काल जो थी, कौन सा? हड़प्पा काल की जो सभ्यताएं थी, ये हड़प्पा काल, इसमें जो मृतभांड थे वो कैसे थे? गैरिक थे। इसमें गैरिक, इसमें कैसा था? चित्रित कैसा था? चित्रित धूसर। इसमें कैसा था? पॉलिश किया हुआ, चमकीला। अब आप खुद से देखिए ना भैया, क्या बात कर रहा है? देखिए अब शुरुआत में गैरिक था, थोड़ा सा अच्छा हुआ उसमें चित्र बनाया गया, और अच्छा हुआ तो उसमें क्या किया गया? चमकीला बनाया गया। आपको क्या लगता है बिना केमिकल मिलाए कोई चीज चमकीली होगी? नहीं होती। इसमें केमिकल का प्रयोग सबसे ज्यादा चमकीला वगैरह में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, तो इसको अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। पहला यहाँ लिखते हैं, पहला कौन सा था भैया? हड़प्पा। दूसरा वैदिक, तीसरा महाजनपद।
गैरिक मृदभांड। कौन सा? गैरिक मृदभांड, मृदभांड। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑचजी कलर पॉटरी, ठीक है, इसको शॉर्टकट में ओसीपी कहते हैं, ठीक है, ओसीपी शॉर्टकट में कहते हैं। ये किस कलर का था भैया? लाल कलर का। ये बेसिकली किस काल में था? हड़प्पा काल में। किस काल में? हड़प्पा काल में। तो याद रखेंगे हड़प्पा काल के जितने मृदभांड मिले हैं वो सब कितने, वो सब के सब किस रंग के थे? लाल रंग के। किस रंग के? लाल रंग के। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि वैदिक काल के, यानी इस काल के, वैदिक काल के मृदभांड हड़प्पा काल के मृदभांड से अलग है किस आधार पर? तो कुछ डिजाइन में लिखा था, बेसिकली क्या था? कलर का बात, इसका था कलर का। आगे देखिए, अब सेकंड नंबर आता है ये वाला। ये कौन सा भैया? वैदिक काल। कौन सा? वैदिक काल। तो वैदिक काल जो था इसके समय चित्रित था, चित्रित यानी चित्र बना था धूसर। कैसा था? धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। अब उटपटांग नाम लगता होगा, चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित का मतलब चित्र बना हुआ था, धूसर का मतलब होता है, धूसर कलर देखे, फर्श देख लीजिए, फर्श, जमीन देख रहे हैं, फर्श ग्रे कलर। कौन सा? ग्रे कलर। कौन सा हो गया? ग्रे कलर। तो चित्रित धूसर ये मृदभांड हो गया। तो इसे इंग्लिश में क्या किया गया? पेंटेड। चित्रित का पेंटेड, धूसर का ग्रे, मृदभांड इसे पॉटरी, उसे हम लोग पॉटरी को वेयर भी कहते हैं। तो आप देखेंगे ना, पीजीडब्ल्यू लिखता है, क्या लिखता है? पीजीडब्ल्यू। क्वेश्चन पूछा था जेआरएफ में, गजब का, उसने तकाली शॉर्टकट लिख दिया था। कहा था कि हड़प्पा में कौन सा पाया जाएगा? जैसे ऑचरी कलर पॉटरी नहीं लिखा था, ओसीपी लिख दिया था, और इसको क्या लिखा? पीजीडब्ल्यू, इस टाइप का लिख दिया था। उस सबसे लेकिन को समझ में नहीं आ रहा था कि रीजनिंग का क्वेश्चन है कि इतिहास का क्वेश्चन है, ये लिख दिया था। तो भाई आप तो सिलेबस पढ़े, आपको तो पता ही होना चाहिए। पेंटेड ग्रे वेयर या पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी, पॉटरी कल्चर, तो ये हो गया आपका। इसमें कलर, ये बेसिकली किस कलर के थे भैया? ग्रे कलर के। किस कलर का? ग्रे कलर का। ग्रे तो हो गया ना खत्म, कितने में खत्म हो गया? बहुत जल्दी खत्म हो गया, हो गया। बुरा बोलते हैं नहीं, स्लेटी बोला जाता है उसको। लड़की सब कलर नहीं समझेगी तो कौन समझेगा? अब लड़की सब ज्यादा कलर जानती है। हमारी दादी कुछ कलर बोलती थी, चंपाई। हम कहते थे कौन कलर बोल रही है? चंपाई कलर। आप लोग को पता है चंपाई कलर? पीला, पता नहीं कौन कलर है, छोड़ो सब चंपाई वगैरह। तो ये ग्रे कलर हो गया। देखिए इस मृदभांड का प्रयोग प्रीमियम टाइप के लोग करते थे। कौन करते थे? प्रीमियम टाइप का। प्रीमियम, अब भैया ये प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम मतलब होता है कि कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज देना। जैसे आप ट्रेन में सुने होंगे प्रीमियम ट्रेन है। कौन सा ट्रेन है? प्रीमियम ट्रेन है। प्रीमियम ट्रेन की खासियत होती है कि उसका किराया ज्यादा होता है, फैसिलिटीज ज्यादा होती है, स्टॉपेज बहुत ही कम होता है, रेगुलर नहीं चलती है। आप देखते होंगे किसी भी रूट में हफ्ता में एक दिन कोई प्रीमियम ट्रेन होगी, समझ में नहीं? अब प्रीमियम का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़िया लेवल का चीज। आप गाड़ी खरीदने जाइएगा तो कहेंगे एकदम प्रीमियम गाड़ी चाहिए, तो प्रीमियम गाड़ी में आपको नैनो नहीं देगा, ऑडी वगैरह दे देगा प्रीमियम गाड़ी में। तो प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा वीआईपी टाइप का। कौन सा? वीआईपी टाइप का। वो क्या होगा? प्रीमियम। अब जैसे मान के चलिए कि कोई किसी को काजल लगाना है, छोटा बच्चा को, तो छोटा बच्चा को प्रीमियम काजल कहाँ लगाइएगा? वो तो रात में से चिराग गरम करके ऊपर करिया लगा दीजिए, पोत के हो गया उसका। और नॉर्मल काजल लगी, अगर किसी दुल्हन को सजाना है तो इसी टाइप का आता है, वो एकदम बजा दिया, क्या है? प्रीमियम है। तो इसमें मेनली किसका प्रयोग था भैया? प्रीमियम था। ये क्या था? प्रीमियम। ये ज्यादातर इस आकार में चित्रित धूसर मृदभांड शैली में जो मिले हैं वो हर टाइप के मिले। इसी टाइप का गिलास भी मिला है, बर्तन भी मिला है, कटोरा भी मिला, मतलब जो बर्तन आज के वक्त में आप यूज करते हैं ना, चित्रित धूसर मृदभांड शैली में वो सारे बर्तन मिले और ये प्रीमियम वाले ही लोग यूज करते थे। अब बात करते हैं महाजनपद काल में। भैया महाजनपद का काल जो था, तो पहला बात की उत्तरी था, तो ये उत्तर भारत में था, तो इसे कहा गया उत्तरी। काले रंग का था तो काले, अब चमकीला था तो चमकीले, चमकीला। मृदभांड लिखने का जगह नहीं, आप अपने से लिख लीजिएगा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नॉर्थ, ब्लैक, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड। ये एनबीपी कर देंगे, नहीं समझाया? एनबीपी का ये था। अब इसका प्रयोग जो था बेसिकली कब हुआ था? महाजनपद के काल में। कहां पे? महाजनपद के काल में, यानी 600 ईस्वी तक। कहां तक? 600 ईस्वी तक, लगभग बहुत लंबा साल तक। अभी सबसे आधुनिक मृदभांड कौन सा मिला? वही ये उत्तर काले चमकीले मृदभांड। इसमें बहुत सारे रसायन का प्रयोग था। किसका? रासायनिक पदार्थ का प्रयोग था। कौन सा? रासायनिक पदार्थ का प्रयोग था। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा पहले चलते हैं। क्वेश्चन ये यहाँ तक आपको पता है, मानव ने सबसे पहला किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का। तांबा का। लेकिन मानव द्वारा प्रथम खोज क्या था? आग। मानव द्वारा प्रथम खोज आग। मानव द्वारा प्रथम रासायनिक खोज मृदभांड। कौन था? मृदभांड। मानव द्वारा खोजा गया प्रथम रासायनिक खोज मृदभांड। रासायनिक खोज कर देगा तो मृदभांड। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ठीक है, सब आग, तांबा, ठीक है, आप सब लोग का रासायनिक खोज था भैया। उसमें भी कह देगा कि सबसे ज्यादा रसायन का प्रयोग किसमें हुआ? महाजनपद। ये वाला जो था ना, ये एक्स्ट्रा प्रीमियम था, मतलब समझिए कि एकदम वीआईपी लोग का प्रयोग करते थे। जैसे आपको हम सीधा से बात बताते हैं, किसी नॉर्मल परिवार में जाइएगा तो आपको पानी वगैरह पीने के लिए जो बर्तन गिलास दिए जाएंगे बड़ी नॉर्मल टाइप के दिए जाएंगे, मतलब आप समझिए तो गैरिक मृदभांड। मृदभांड तो आजकल प्रयोग ही नहीं होता है, तो हम क्या बताएं, बट इसी कैटेगरी का दिया जाए। हाँ, थोड़े अमीर है तो आपके यहाँ के गिलास बर्तन थोड़ा सा वीआईपी रहेगा, लेकिन उस अमीर के घर में भी देखिएगा, अगर कोई मेहमान आ गया, चाहे उसके दामाद आ गया, चाहिए आ गया, तो उस गिलासों में अलग डिजाइन का निकालेगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम निकालेगा। तो इसका प्रयोग एकदम एक्स्ट्रा प्रीमियम के वक्त में था, उपहार वगैरह को देने के लिए प्रयोग किया जाता था। तीनों काल के मृदभांड आपको समझ में आ गया होगा। अब बच गए एक मृदभांड जो इन तीनों में क्या थे? कॉमन थे। इन तीनों में कॉमन थे, किसी को दिक्कत नहीं है? लोटा में देंगे सर, हमारे यहाँ मेहमान आएगा तो कोई क्या नाम है इसका? मनीष, करा लोटा दे देंगे। अरे भैया गजब है सर। हालांकि गांव में आज भी लोटा चलता है। गांव में एक बड़ी अच्छा चीज लगता है, किसी के यहाँ का मेहमान हो जाए, इज्जत उसको पूरे गांव में मिलेगी, समझाए ना? कहीं पे हमारी बुआ का घर, मतलब 4 बुआ है लोग, सबका शादी गांव में हुआ है। हम जाते हैं तो मतलब नदी पार करके जाना पड़ता है, और वहां उस गांव में मतलब अभी तक पुल नहीं बना है। पुल है तो काफी दूर से है, हम लोग नदी पार करने के वजह से गांव में घुसते हैं, सब समझ जाता है ये गांव का नहीं लग रहा है, दूसरे गांव का। जहां जाओ तो सब कोनो काम छोड़, कोनो नल चला रहा है तो छोड़ के देखेगा दूसरे गांव का ही। मतलब वहां सब आदमी सबको पहचानता है, कोई सीसीटीवी की जरूरत नहीं, सब सीसीटीवी है सब वहां। यहाँ पे तो पता ही नहीं है किसी को। हमारे घर जहां रहते हैं वहां पूरे फ्लैट को नहीं पता कि हम यहीं रहते हैं। अब सोच सकते हैं, हमारा नहीं पता, जबकि इंडिया हमारा जान रहा है, उन लोगों को नहीं पता है। तो शहर में यही खराबी होती है। अब हम लोग कौन सा देखते हैं? कॉमन देखते हैं। कॉमन वाला का नाम समझिए क्या? बड़ी उटपटांग है।
रेड, पोट्री नहीं भैया, वेयर बोलिएगा, ठीक है, वेयर, ये टेक्निकल नाम होता है वेयर, DRW, ब्लैक रेड वेयर, या फिर पोट्री बोलिए। आपको मतलब आपको बता रहे हैं एग्जाम में अगर देगा तो पोट्री नहीं देगा, क्या देगा, वेयर देगा। केवल पोट्री एक जगह लिखता है, पता है कहां पर, यहां पर केवल वो गैरिक मृदभांड में पोट्री लिखता है, बाकी हर जगह वो किसका लिखता है, वेयर। इसका जो था, इसका एक और नाम है, इसका नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, इसी को शुद्ध हिंदी में लगा दिया गया। काले को हम लोग कृष्ण कह सकते हैं, नहीं कह सकते जी। लोहा, लाल रंग जो होता है बेसिकली लोहा में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है कि नहीं, लोहा में क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड। लोहा का लाल रंग किसकी वजह से होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से। इवन मंगल ग्रह पे लोहा की मात्रा यानी आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, क्या है, आयरन ऑक्साइड की ज्यादा मात्रा, इसलिए उसी को भी हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे लाल है। तो इसमें लोहित का प्रयोग करता है, लोहित, क्या जी, लोहित से किस चीज का सेंस आ रहा है, लोहा का। तो कृष्ण लोहित मृदभांड, कृष्ण लोहित मृदभांड, तो ये इसी का नाम है भैया। ये हमको तो नहीं लगता भैया, ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काला को कृष्ण कर दिया, लोहा लाल होता है, लोहित कर दिया, मृदभांड कर दिया। ये कहां से मिला है पता है, इसे ताम्र पाषाण से। कहां से मिला है, ताम्र पाषाण, चिलकोलित से मिला। और कहां तक मिला है, वैदिक पूरा यहां तक मिला है, लास्ट तक, मतलब महाजनपद तक, महाजनपद, ये यहां तक मिलते आया है, ये कॉमन रहा है, क्या रहा है, कॉमन रहा है। तो आपको अब मृदभांड से क्वेश्चन पूछेगा तो नहीं ना फंसेंगे, नहीं तो अगर ऐसे मृदभांड नहीं पढ़िएगा तो फिर बाउंस कर जाता है। ये पूछ कहां से रहा है, यहाँ पे मृदभांड याद रहेगा आप लोग को, क्वेश्चन बता देंगे। चलिए बताइए, बता दिए उसको, लाइव वाले आप लोग भी बताएंगे, बड़ा सुंदर नाम है, देखो लाइव वाला तो और हिट है। चलिए बताइए, वो कौन सा ऐसा मृदभांड था, लाइव वाले आप लोग बताते रहेंगे, वो कौन सा ऐसा मृदभांड था जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा देखी गई, हाँ, अरे नाम बोलिए, काले लाल मृदभांड डाला, कृष्ण लाल पीला, लाइव वालों का सही है, चित्रित दूसरा मृदभांड नहीं भैया, महाजनपद वाला था। अरे भैया महावीर स्वामी क्या बोलता है, महाजनपद बोलो, इसमें रसायन का प्रयोग था। आयरन ऑक्साइड क्या है, एक रासायनिक चीज है कि नहीं है, रासायनिक चीज है। तो वो कौन सा मृदभांड था जिसमें सर्वाधिक रसायन का प्रयोग किया था, महाजनपद वाला। अब ये कोई आपके, ये तो खुद ही वो क्वेश्चन महाजनपद, ये तो आपका आंसर नहीं है, आंसर तो यही होगा ना, उत्तर काले चमकीले मृदभांड। तो आप या तो बोल दीजिए चमकीला वाला या बोल देते महाजनपद वाला, आराम से समझ में आ जाता, नहीं समझे, उत्तर काले मृदभांड, उत्तर काले मृदभांड। आप बताएंगे कि मृदभांड का जो महत्व जो था, मृदभांड सबसे पहले किस जगह की खुदाई में मृदभांडों का महत्व की चर्चा किया गया, हस्तिनापुर। मृदभांड जो है बहुत ज्यादा मृदभांड मिले, अब तक 700 से ज्यादा क्या मिल चुके हैं मृदभांड में, बहुत ज्यादा मृदभांड तो बर्तन है, कोई शहर तो है नहीं, अलग अलग कैटेगरी के 700 से ज्यादा कैटेगरी के मृदभांड मिले। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी कैटेगरी है, मतलब किस राज्य में है, हरियाणा में, किस राज्य में, हरियाणा। मृदभांड की आयु क्या यूरेनियम विधि से निकाल सकते हैं, यूरेनियम विधि से किसकी निकल जाएगी, मिट्टी का। पृथ्वी की आयु किससे निकालते हैं, यूरेनियम। कार्बन से हम उसी की, कार्बन 14 से हम उसी का आयु निकालते हैं जो कभी ना कभी जिंदा था, मतलब जीवाश्म जिसमें जीव का अंश बचा हुआ है, व्यक्ति जिंदा, जैसे कोई जानवर मर गया, कोई पेड़ मर गया, कोयला हो गया, तो हम कार्बन विधि का प्रयोग तभी करेंगे जब कोई क्या था, कभी ना कभी जिंदा था। और पेड़ पौधा का अगर कोई हाल फिलहाल में पेड़ पौधा कटा है तो उसका भले गिन लेंगे, बायोलॉजी में पढ़ेंगे कि कितना छल्ला पड़ा है, एक छल्ला मतलब 10 साल, तो वो वहां निकाल सकते हैं। और कार्बन वाला तो पता है, यूरेनियम से किसका निकालते हैं, चट्टान से। तो पृथ्वी भी तो एक तरह का चट्टान है, और कौन जिस दुनिया में जितना चट्टान देख रहे हैं कहां से आ रहा है, मार्बल हो गया, ग्रेनाइट हो गया, ग्रीस हो गया, ग्रेनाइट, चाहे फिर आपका ये जो बेसाल्ट हो गया, सब कहां से आ रहा है, पृथ्वी से। तो पृथ्वी भी तो एक तरह का क्या है, चट्टान ही है, चट्टान से निकालते हैं। बताइए तो मृदभांड को आयु ज्ञात करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं, मृदभांड की आयु किस विधि द्वारा निकलेगा, केमिकल से। आप बताइए, लाइव वाले लोग ठीक है, आप लोग का एप्लीकेशन वाले आप लोग भी ठीक ठाक, आप बताइए तो, हरा सवाल, क्लोरोफिल खड़ा होइए, बताइए कौन विधि, बीच में नहीं बोलेंगे आप, मस्को हटाओ ना भैया, आप बोलने जियो थर्मो, लियो थर्मो, अरे उलाट दिया यार ठीक है, एग्जाम में मार के आएगा सही, लेकिन यहाँ उलाट दिया उसको। थर्मो ल्यूमो सेंस करेगा तभी ना बताएगा। ल्यूमो मतलब देखिए, ल्यूमेंस मतलब क्या होता है, चमक। जब उसको भूजा होगा, आग में जलाया होगा तो चमक तो हुआ होगा उसमें, तो ऐसे सेंस में याद करिए ना, क्लोरोफिल का कुछ उल्टा सीधा मार देता है, जो है मार दिया। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये आपके मटेरियल में नहीं लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं, जब आपको इसीलिए टेस्ट को रोक दिए थे, जब टेस्ट देंगे ना तो उसमें ये आपका लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें टेस्ट में क्या रहेगा, लिखा हुआ रहेगा, साथ में क्वेश्चन भी रहेगा आपका, तो देख के नहीं बनाएंगे, याद हो गया कि नहीं हो गया, बना सकते हैं। सबसे ज्यादा कालखंड तक देखे जाने वाली, हर एक कालखंड में मिलने वाले मृदभांड कौन से थे, कृष्ण लोहित, काले लाल, काले लाल। पुरातत्व विभाग की वर्णमाला किसे कहा जाता है, मृदभांड को। मृदभांड के जनक किसे कहा जाता है, फिलिंडर, किसे, फिलिंडर, किसे, फिलिंडर। बताइए तो पुरातत्व क्या जनक किसे कहेंगे, कनिंघम भारत में था, ब्रूस, कौन था, ब्रूस, और भारत में कनिंघम। विश्व में मृदभांड के जनक किसे कहेंगे, फिलिंडर, विश्व में मृदभांड के जनक फिलिंडर, लेकिन भारत में डीवी लाल, डीवी लाल, वेरी गुड। चलिए याद रहेगा ना, कॉन्फिडेंस। अब देखिए क्वेश्चन वगैरह भी आप लोग ऐसे बनाते रहेंगे, प्रीवियस वगैरह, हालांकि हम आपको देते ही रहते हैं क्वेश्चन। हिस्ट्री में एक चीज याद रखेंगे, जितना अगर आप छोड़ दिए, जिस दिन आपका एक दिन का क्लास छूट गया या जो हम पढ़ाए हैं वो आपको याद नहीं है ना, आप लिख के रख लीजिए ना, आपको हिस्ट्री नहीं आ सकती। आपको अगर साक्षात इसका अगर सबूत चाहिए, लाइव वाले आप लोग को क्या मतलब, जो पटना में बैठे उनको हम सबूत दिखा देते हैं। अभी इसी क्लास में बहुत सारे सबूत हैं, इसमें से कितने लड़के जिनको लॉकडाउन के पहले ये पढ़ा दिए थे, पुराने उठे भी नहीं करेगा साथ। अरे हम बहुत से लड़कों को, लड़का लड़की लोग को तो हम भाई फेस जान रहे हैं कि इन लोग को पढ़ा दिए थे, पढ़ा दिए थे कि नहीं पढ़ा दिए थे, हाँ ना बोलना बउआ। हम कौन सा फांसी देने वाले हैं, जो याद नहीं रहेगा तो हम फांसी देंगे, नहीं याद रहेगा भी तो ऐसा नहीं कि हमको कोई पुरस्कार दे। लेकिन ये सारी चीजें हम पढ़ा दिए थे लॉकडाउन से पहले। 4 मार्च को लास्ट क्लास चला था यहाँ, 4 मार्च को लास्ट क्लास चला था, और उस 4 मार्च के क्लास में 5 बजे का टाइम था, और उस समय हम आपको मध्यकालीन समय के संगीत यंत्र पढ़ा के छोड़े थे। याद कीजिए, कोनो को संगीत यंत्र नहीं होगा, हम हर चीज बताए थे, बीना कबाया, बांसुरी, सुराही, लोटा, थरिया, सब बता के सब छोड़ दिया। इतिहास का सबसे बड़ा श्राप यही है कि जो हमें आज छोड़ेगा हम पूरा इतिहास बिगाड़ देंगे उसका, इसलिए इसको छोड़ना ही नहीं, इतिहास कोई खिलवाड़ नहीं। और सबसे सिंपल तरीका है, पढ़ाई में रिवीजन कभी नहीं कीजिए, किसी बकलोल को पकड़िए अपने लॉज में, उसको
आप भी समझाइए ना किसी को, आप क्या रहिए समझाते पढ़ाते रहिए, विजन समझिए। अभी के वक्त में इस क्लासरूम में इतने लड़के हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लाइव सेंटर चल रहा है, उतने लड़के हैं, और नंबर 2-3 में इतने लड़के हैं, एप्लीकेशन पे अभी बहुत लड़के हैं। अभी फर्स्ट सर्वर जो दिख रहा है यहाँ पर 6685 लड़के, 6685 फर्स्ट सर्वर पे है। आप लोग को भी दिख रहा होगा गर्ल्स फर्स्ट सर्वर पे। अभी उसके पीछे कितना सर्वर है, एक मतलब इसके मतलब सारे सर्वर को अगर मिला देते हैं ना हिस्ट्री में, तो अभी के वक्त में लगभग 30 से 40 हजार लड़के लाइव हिस्ट्री पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन। लेकिन इनमें लगभग अभी के वक्त में जो रियल टाइम पे चल रहा है, इसमें 50,000 लड़के अगर लाइव पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन पे, तो बाद में रिकॉर्डेड बहुत देखेंगे सब, तो रिकॉर्डेड ज्यादा देखते हैं लोग, लाइव बहुत कम पढ़ते हैं। इतने लोग में आप कह सकते हैं कि 100% इसमें कि सबसे ज्यादा दिमाग किसका कंसंट्रेट था इस सारे स्टूडेंट में? स्टूडेंट में किसी का 100% नहीं था, लेकिन हमारी मजबूरी में 100% रखना है। रीजन क्या है कि हम कुछ गड़बड़ करेंगे तो आप देख रहे हैं, कैमरा से लाइव वाला देख रहा है, एप्लीकेशन वाला देख रहा है। तो जब तक आप किसी पे रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, आपका दिमाग कभी कंसंट्रेट नहीं होगा। लोग का दिमाग कंसंट्रेट रहता है, डरो ना लगता है यार कि अगर भाई पढ़ाते पढ़ाते भुला गए, तो देखो यार हम लोग से भी भूल सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग, लेकिन अपने आप में इतना शर्म लगेगा ना कि जिस रिकॉर्ड को हमने कायम किया है कि कोई लड़का ये नहीं कर सकता है कि खान सर नोट्स लेके आते हैं और पढ़ा के चल जाते हैं, कभी देखे हमको नहीं। तो हमको एक सबसे बड़ा डर ये लगता है कि हमको दिमाग कंसंट्रेट करना मजबूरी है कि आज तक कभी नोट्स देख के नहीं आए, चाहे जो भी से पढ़ाना हो, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ पढ़ाना हो, करंट अफेयर्स लेके कभी नोट्स लेके नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं कि हमको सब हमको डर लगता रहता है, कहीं जो गलती से भूल गया ना गड़बड़ा जाएगा, इसलिए सब दिमाग का बोझा हटाओ, फुल कंसंट्रेट रहते हैं। समझा देते हैं आपको, अभी कंसंट्रेट रहेंगे, अभी समझा देते, अदरवाइज दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरे को पढ़ाते रहेंगे। ये समझ में आ गया मेरे दिमाग? अब हम लोग क्या चालू करते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये हम आपको मटेरियल में नहीं लिखा, हम टेस्ट में आपको दे देंगे, ठीक है? टेस्ट में इसको दे देंगे। मेसोपोटामिया की सभ्यता को देख लेते हैं। सभ्यता बता दी इतना किसे कहा जाता है सभ्यता? सब लोगों, अरे ये तो ट्रैक्टर रैली वाला वीडियो बन गया, YouTube पे डालना याद दिलाना, क्लास खत्म होने के बाद YouTube पे डाल देंगे। तो वही वाला वीडियो डाले थे ना, ए चाइनीज मगरमच्छ के लिए। आगे देखिए, इसमें नक्शा नहीं है। मेसोपोटामिया कहाँ था भैया? इराक। अभी के वक्त में इराक। मेसोपोटामिया अभी के वक्त में इराक। देखिए इराक में एक नदी बहती थी जिसका नाम था यूफ्रेटस और टिग्रिस। दो नदियां थी, यूफ्रेटस और टिग्रिस। भारत में जैसे दो प्रमुख नदी गंगा और यमुना। गंगा और यमुना के बीच में आप अगर रहते हैं तो एक चीज तो समस्या समझिए, आपको पानी के लिए, खेती के लिए टेंशन नहीं है, पर्याप्त मात्रा में आपको वहां पर पानी अवेलेबल हो जाएगा। तो यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी, यूफ्रेटस तथा टिग्रिस नदी, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच एक बहुत ही उपजाऊ मिट्टी थी जहां पर मानव ने रहना प्रारंभ कर दिया। तो ये लोग कहलाए मेसोपोटामिया। क्या कहलाए? मेसोपोटामिया। ये लोग पूरी तरह से देहाती थे क्योंकि इनके यहाँ कोई सड़क मिलने के बहुत बेहतरीन साक्ष्य नहीं मिले, नाली मिलवे नहीं किया है, जहां तहां पानी फेंक दो, जैसे मन वैसे कर दो। यहाँ पर ना ही कोई बेहतरीन ढंग से नगर बसाए गए हैं कि सड़कें सीधी हैं, मतलब किसी का दरवाजा आगे निकलना है कि पीछे निकलना, जिसका जो ने मन होगा दरवाजा निकाल दे रहा है, कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं है। तो इस हिसाब से ये बताया जा सकता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये एक ग्रामीण सभ्यता है। कैसी है? ग्रामीण सभ्यता। तो बताइए ये कौन सी नदियों के, दो नदियों के बीच में थी? टिग्रिस तथा यूफ्रेटस। टिग्रिस तथा यूफ्रेटस। ये ग्रामीण थी या शहरी? ये लिखा हुआ मिला है या इसे देख कर लगता है? देख कर लगता है भाई सिस्टमेटिक नहीं है। अब भाई मान के चलिए आप जहाज से जा रहे हैं, नीचे आपको गांव है या शहर है, आपको आराम से पता चल जाता है। अब फ्लाइट से जाइएगा ना, तो जब नीचे फ्लाइट उड़ने वाली रहती है तो ये थोड़ा बहुत दिखता है, जब लैंड करने वाली रहती है तो हल्का दिखने लगता है। ऊपर तो समझ में नहीं आता है, कभी कभी तो चल रहा है कि रुक गया है, चारों ओर तो नीला नीला दिखता है, बादल तो नीचे में भर रहा था, ऊपर जाने के बाद कुछ समझ में नहीं आता, नीचे नहीं दिखता है ऊपर। तो आप देख के बता सकते हैं यूफ्रेटस। ये जो सभ्यता थी लगभग 5000 ईसा पूर्व थी। अब सोचिए सिंधु सभ्यता कितनी थी? लगभग 2500, 2350 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता कितनी थी? 2350। तो ये तो उससे बहुत ज्यादा पुरानी थी, ये बहुत ज्यादा पुरानी सभ्यता। तो दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये शहरी थी या ग्रामीण? किस देश में? आज के वक्त में किस देश में? इराक। एशिया के किस दिशा में? पश्चिमी दिशा में। एशिया के पश्चिमी दिशा में थी। ये शहरी या ग्रामीण? ग्रामीण थे। ये सभ्यता का मुख्य आधार कृषि था। सभ्यता का मुख्य आधार कृषि। क्या था? कृषि। ये सभ्यता बहुत बड़े एरिया में फैली थी, जिसलिए अध्ययन की सुविधा से इसे 4 खंडों में बांटते हैं। कितने खंडों में? 4 खंड। एक का नाम है सोमेरियन सभ्यता। क्या नाम है? सोमेरियन। लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट याद रखना आपका। कौन सा? सोमेरियन सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सोमेरियन। कुछ याद आ रहा है? सिंधु सभ्यता कहां से भाग के आए थे? सुमेरु। तो सोमेरियन सभ्यता एक हिस्सा का नाम था सोमेरियन सभ्यता। दूसरे हिस्सा का नाम था बेबीलोन की सभ्यता। कौन सा? बेबीलोन। पहला सोमेरियन, दूसरा बेबीलोन। दूसरा बेबीलोन। झूलता बगीचा कहां है? झूलता बगीचा बेबीलोन में। अरे बगीचा नहीं झूलता, उसमें इस तरह से सिंचाई की व्यवस्था रखी गई है ना, पानी के आने जाने, जिस वजह से जिससे लगता है कि बगीचा क्या है? झूल रहा है। ये आपका विजुअल इफेक्ट होता है। आप तारामंडल में जाइएगा ना, आपको लगेगा सोचो कुर्सियां हिल रहा है, नहीं वो लाइट हिलाता है ऊपर। पटना तारामंडल कोनो बात का नहीं है। और कोलकाता वाला तो इंडिया का टॉप है, कोलकाता का बिरला प्लानिटोरियम वो तो इंडिया का टॉप है, बट ये भी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है, सही है। तो उसमें देखते हैं विजुअल इफेक्ट होता है, लगता है ना जैसे मतलब कई लोग तो डरने लगते हैं, मतलब लगता है कि गिरा देगा। तुम लोग ये सब जगह जाया करना, तुम लोग थोड़ा सा कभी घूम लिया करो, टेंशन खत्म होगा। चलिए आगे देखिए। तो पहला कौन सा भैया? सोमेरियन। दूसरा बेबीलोन। बेबीलोन में किसका मकबरा है? सिकंदर। बेबीलोन में किसका मकबरा है? सिकंदर का घोड़ा भी वहीं पे मर गया था टेंशन से। घोड़ा भी क्या हो गया? मर गया टेंशन से, भूखे फराल। उसका घोड़ा जो था सिकंदर का वो भी मर गया। घोड़ा और कुत्ता ये दो ऐसे जानवर हैं जो मालिक से बहुत प्रेम करते हैं। और कांकरेज नाम सुने हैं? किस चीज की नस्ल है कांकरेज? कांकरेज किसकी नस्ल है? इधर लड़की को कोई सही बोली थी, गाय की नस्ल। कांकरेज नस्ल जो है गाय की है। उसका सींग देखिएगा ना, डर जाएगा। मेरा दोनों हाथ देख रहे हैं, इतना में उसका सींग होता है, बहुत सबसे बड़ा सींग कांकरेज का होता है। और वो अपने स्वामी भक्त होती है, जिस मालिक ने उसे पाला है, जो उसे खाना खिलाता है। अगर आप मतलब अगर वो 100 गायों के बीच में चल रही है और आप अगर उसके मालिक का कॉलर पकड़ लीजिएगा ना, उसके मालिक को बुलाने की जरूरत नहीं, अगर देख ली तो हुंक देगी आपको। सबसे ज्यादा स्वामी भक्त होती है कांकरेज नस्ल की गाय, वहां पे वो हुंकेगी आपको पक्का, आप टेंशन नहीं लीजिए, बहुत जबरदस्त होती है। तो ये 3 नस्ल ऐसी होती है, और हालांकि अगर आप देखेंगे तो बहुत डर जाएंगे। सबसे बड़ी सींग उन्हीं की होती है। हालांकि ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, जब हम आपको कृषि ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो फिर जानवरों की नस्ल पढ़ाएंगे, उसमें क्वेश्चन भी पूछ देता है ये किस चीज की नस्ल है, कभी पौधे की नस्ल पूछता है। तो यहाँ उसकी घोड़ा भी मर गया था। तो 2 हो गया आपका, कौन कौन सा? सोमेरियन और बेबीलोन। सोमेरियन और बेबीलोन। उसके बाद आता है असीरिया। कौन सा? असीरिया। कौन सा? असीरिया की सभ्यता। कौन सा? असीरिया। असीरिया आपके मटेरियल में है कि नहीं है? चौथे नंबर पे कौन सा? कैट्रिया। तो टोटल कितनी हो गई? 4। ये चारों सभ्यताओं को मिलाकर क्या बनता है भैया? मेसोपोटामिया की सभ्यता। टोटल मेसोपोटामिया
सीरिया अब सीरिया नहीं रह गया, क्या हो गया? असीरिया हो गया। आज के वक्त सीरिया में आईएसआईएस वाला आतंकवादी हो गया। इस चीजों को कोई ठीक नहीं होता है। मतलब दो देश देखिएगा ना तो विचित्र लगेगा। एक सीरिया वाला जो आतंकवाद है, एक थाईलैंड का राजा। इससे थोड़ा आसाराम बापू से भी भयानक है यार। ये राजा हो, कम से कम राजा की तरह रहो यार। थोड़ी हाथ दे देखिए, कोई भी चीज होता है ना कि कल्चर डिपेंड हो जाता है। थाईलैंड का कल्चर में ये सब कोई मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आज के वक्त में अगर आतंकवाद वाला काम जो सीरिया में हो रहा है तो पूरी तरह से मतलब बेवकूफी वाला काम। तो सीरिया भी क्या हो गया? असीरिया हो गया। क्यों हुआ है? काटने से। तो काटने से क्या याद रखेंगे? कैट्रिया। काटने से क्या याद रखेंगे? कैट्रिया। सीरिया क्या बन गया? असीरिया। क्यों? काटने से क्या याद रखेंगे? कैट्रिया। तो टोटल 4 शब्द याद रहेंगे। पहला सोमेरियन, दूसरा बेबीलोन, दूसरा बेबीलोन, तीसरा असीरिया, चौथा कैट्रिया। दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता शहरी या ग्रामीण? किन दो नदियों के बीच में? यूफ्रेटस और टिग्रिस। यूफ्रेटस तथा टिग्रिस। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के जस्ट यहाँ बगल में एक देश है मिस्र। मिस्र में भी एक सभ्यता थी जिसका नाम था मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता? मिस्र। इस सभ्यता का सबसे बड़ा राजा था फिरौन। क्या नाम था? फिरौन। क्या नाम था? फिरौन इस्लाम धर्म के हिसाब से फिरौन को बहुत बड़ा श्राप मिला कि उसका शरीर कभी बल भी नहीं करे। मतलब ऐसा श्राप मिला धार्मिक चीजों के हिसाब से। अभी भी उसका लाश ऐसे फिरौन का रखा हुआ है। तो गलत मम्मी बन के, क्या मम्मी बन के। दूसरा मिस्र जो है, इजिप्ट वाले केमिस्ट्री की खोज इन्होंने किया था। मरने के बाद शरीर पे बहुत भयानक लेप लगा देते थे, जिस वजह से उनकी शरीर पूरी तरह से गलती नहीं थी। क्षतिग्रस्त जरूर हो जाती थी, मरा हुआ चीज कभी जिंदा की तरह ताजा तो दिखेगा नहीं यहाँ पर उस तरह, लेकिन उनका शरीर पूरी तरह से सड़ता नहीं था। तो मम्मी यानी केमिकल का लेप लगाने की सभ्यता कौन सी थी? मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का सबसे बड़ा राजा फिरौन। क्या था? फिरौन। ये लोग बड़ा बड़ा पिरामिड बनवाता था। क्या बनाता था? पिरामिड। और ये पिरामिड आज के पहाड़ बराबर होते थे। आज के पहाड़ बराबर। देखिए पहाड़ कितना विशाल होता है, पहाड़ कितना विशाल होता है ये अंदाजा आप तभी लगा सकते हैं जब पहाड़ के पास जाएंगे। तो जो चीजें आपको यहाँ से वहां दिखती है, वहां जाने में 2 घंटे लगते हैं। मतलब उस ऊंचाई पे जहां आप ईंटा चला के मार सकते हैं, ईंटा से फेंक सकते हैं, वहां जाने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं। आप कभी देखेंगे वहां पहाड़ वाले पे बहुत उटपटांग होता है पहाड़। मतलब अब जो भी आप लोग को मौका मिले तो आप लोग जाएंगे कभी वहां पे। तो वहां पे पिरामिड बहुत बड़े बड़े बनाए गए थे, पत्थरों से क्या बनाए गए थे? पिरामिड। तो किस सभ्यता में सबसे ज्यादा पिरामिड थे? मम्मी देखने को मिला। मिस्र सभ्यता का सबसे बड़ा राजा। मिस्र सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी की देन किसे कहते हैं? किसे? मिस्र। मम्मी कहाँ के लोग बनाते थे? मिस्र। केमिस्ट्री की खोज मिस्र। मिस्र की वही केमिकल लगा दिए लोग। केमिस्ट्री को हम लोग विज्ञान का विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान का विज्ञान। विज्ञान का विज्ञान किसे कहेंगे? केमिस्ट्री। अब भले आधुनिक रसायन के आप लेवेसियर को आप क्या कहिए? फादर कहिए। बशर्ते उस समय मिस्र को ही हम लोग क्या मानते थे? रसायन का जनक कहते हैं। अब नेक्स्ट कल समझेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। कल टेस्ट भी ले लेंगे। देखिए हाँ मान के चलिए